हेलो दोस्तों, कैसे हो? गाइस, एपिसोड शुरू करने से पहले मैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में बताना चाहता हूँ। गाइस, पिछले कुछ दिनों में चैनल पर 100 से ज़्यादा रिपोर्ट्स पड़ी हैं, जिसकी वजह से मैं ठीक से एपिसोड अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ और चैनल पर व्यूज़ बिल्कुल नहीं आ रहे। मैंने यूट्यूब को मेल भी किया, लेकिन एज वी नो, यूट्यूब छोटे चैनल्स को भाव नहीं देता। तो अभी तक कोई सोल्यूशन नहीं मिला और रिपोर्ट्स किसने की, क्यों की, इसका भी रीज़न नहीं मिल रहा। अगर ऐसा रहा तो मुझे ये चैनल क्विट करना होगा, क्योंकि जब कोई रिस्पॉन्स ना आए तो ऐसे गधे के जैसे मेहनत करने का क्या फ़ायदा। इसलिए गाइज, मुझे इस टाइम आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप लोग चैनल को शेयर करना और अगर पुराने एपिसोड नहीं सुने तो प्लीज़ उनको भी सुन लेना। अभी आपके भाई को आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। चलो अब एपिसोड शुरू करते हैं। चैप्टर 1225 काउंसलिंग। जस्टिस साहब की थोड़ी उदास और कंफ्यूज्ड बातें सुनकर क्लेन उनके एहसास समझ सकता था, क्योंकि वो खुद भी ऐसे ही सोच चुका था। अपनी सेल्फ हेल्प बुक्स के कुछ हिस्सों को याद करते हुए वो बोले, एक बाप की मौत पूरी लोएन के लिए तो कुछ भी नहीं है। रोज ऐसे कई केसेस होते होंगे, लेकिन उसके बच्चे और उसके परिवार के लिए ये वो बात है जो उनकी जिंदगी बदल सकती है। वैसे ही अगर हम एंजल के लेवल तक नहीं पहुंचे तो सबका अंजाम एक जैसे ही है, मौत और दफन। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम पैदा होते से लेके मरते तक जो वक्त गुजरते हैं वो बेमानी है। ये सुनते ही ऑड्री ने हल्का सा सर हिलाया, फिर से अपनी ही बेइज्जती करते हुए बोली, ये सब समझ तो मैं आती हूँ, लेकिन आपने जो राज बताए उनका मुझ पर बहुत ज़्यादा असर हुआ और मैं अपने जज्बातों को संभाल नहीं पाई। एक साइकाइट्रिस्ट होने के नाते मुझे खुद किसी और की काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ रही थी। क्लेन मुस्कुराए और बोले, ये तो बिल्कुल नॉर्मल है ना। अक्सर हम दूसरों की हालत देखकर बता देते हैं कि सही है या नहीं, लेकिन अपनी खुद की बीमारी नहीं पहचान पाते। आपने खुद ही तो कहा था कि आप और सूजी कभी-कभी एक दूसरे को काउंसिल करती हैं। क्योंकि ड्वेन डांटेज ने सूजी, वो गोल्डन रिट्रीवर को देख रखा था, इसलिए ऑड्री अपनी बातों में उससे छुपाती नहीं थी। ऑड्री ने हल्के से सर हिलाया और बोली, हाँ, सही कहा। मैं अपने ख्याल ठीक कर चुकी हूँ। मुझे वो करना चाहिए जो मैं कर सकती हूँ, कोई पछतावा ना रहे। वो धीरे धीरे अपनी मानसिक हालत संभाल रही थी। क्लेन ने फिर कहा, सिर्फ पछतावा न रहने की बात नहीं है, हम उस ताकत में हिस्सा डाल सकते हैं जो कयामत का मुकाबला करेगी। पूरी दुनिया के सामने ये छोटी सी बात लग सकती है, लेकिन बड़े से बड़ा रेगिस्तान भी छोटी छोटी रेतों से बनता है। बेशुमार समंदर भी छोटी छोटी बूंदों का मिलाप है। बस हर कोई अपनी अंदर की गर्मी जितनी रोशनी फैलाए, शायद कुछ उम्मीद की किरण दिख जाए। अपनी अंदर की गर्मी जितनी रोशनी फैलाए। ऑड्री ने गवर्नमेंट स्पैरो के इस जुमले को धीरे से दोहराया। मुझसे मत कहना, क्लेन ने मुस्कुराते हुए जोड़ा। ऑड्री के होंठ थोड़े से उठ गए और वो हल्की सी मुस्कान के साथ बोली, क्या ये एम्परर रोजेल की कोई बात है? ये मैं नहीं जानता। मैं शर्म से डूब मरा जब उनके कोटेशंस पढ़ता हूं। अभी तक पूरी किताब खत्म भी नहीं की। क्लेन ने ना हाँ में जवाब दिया, ना में। वो बोले, अब मुझे हिप्नोटाइज करो, मुझे कॉस्मॉस से जुड़ी बातें भुला दो, बस उनकी याद दिलाने वाली चीज़ याद रहे। थोड़ी देर और, मैं आपसे एक चीज़ का मशवरा लेना चाहती हूँ। ऑड्री ने सीधे सीधे दरख्वास्त की। उसने इस मौके को अपनी पिछली कुछ देर की मुश्किलातों और उलझनों के बारे में बताने के लिए इस्तेमाल किया। मिस्टर वर्ल्ड, आपके क्या सुझाव हैं? जंग खत्म होने से पहले बैकलैंड के लोगों का दर्द कम करने के लिए मैं क्या कर सकती हूँ? जंग रुकवाना उसका मन तो था, लेकिन वो जानती थी कि उसमें वो नाकाम है। साथ ही वो ये भी समझती थी कि मिस्टर वर्ल्ड भी ऐसा नहीं कर सकते। अगर मिस्टर फूल भी खुद आ जाएं, तो ज़्यादा से ज़्यादा जंग का रुख मोड़ सकते हैं, रुकवा नहीं सकते। आखिर ये जंग असल में देवताओं के बीच की लड़ाई है। कुछ देर रुककर क्लेन शांत भाव से बोले, हालांकि स्पेक्टेटर रास्ते वाले पर्दे के पीछे रहना पसंद करते हैं, और हालांकि मैं हर काम सावधानी और चौकसी के लफ्ज़ों को दिमाग में रखकर करता हूं और खुद को खतरे में डालने से बचाता हूं। ये कहते वक्त ऑड्री ने अंदर ही अंदर सोचा, समंदर की अफसानों से, फोर्स और दूसरों के बयानों से और उस डेमीगॉड लड़ाई से जो मैंने देखी है, मुझे तो कोई सावधानी या चौकसी दिखाई नहीं दी, सिर्फ घुसपैठ और रेडिकलिज्म ही नजर आया। लेकिन ऐसी हरकतें करके जिंदा बचना सिर्फ ताकत से नहीं होता। जस्टिस साहब को अपनी हरी आंखों में गहराई से सुनते देखकर वो आगे बोले, इस दुनिया में कोई भी चीज़ बिना खतरा मोल लिए आसान नहीं होती। कभी कभी मैं कुछ ऐसा करता हूं कि सोचता हूं मौत भी हो सकती है। ऑड्री के अंदर की आवाज़ चुप हो गई। वो थोड़ी देर चुप रही, फिर धीरे से बोली, मैं आपकी बात समझ गई हूं। अक्सर ऐसा होता है कि बिल्कुल सुरक्षित रहकर वो काम नहीं कर सकते जो आप करना चाहते हैं, सिर्फ एक को चुनना पड़ता है। क्लेन ने सर हिलाया और जस्टिस साहब को दुनिया की असल हकीकत से वाकिफ कराने का फैसला किया, ताकि वो काम करते वक्त ज़्यादा ख्याली ना पालें।
जिस तरीके का आपने जिक्र किया वो सबसे ज़्यादा मुमकिन है और सबसे कम खतरनाक भी। बैकलेन के लोगों की मदद करने वाले लोग हैं नवाब, गिल्जों, सौदागर और शाही खानदान। क्यों ना हम फेसैक, इंटिस और फेनोपॉटर की फौज का खाना लूट लें? बिना सोचे पूछा ऑड्री ने। क्लेन शांत भाव से बोले, इसलिए क्योंकि तीनों फौजें लोयन की सरहद पार कर चुकी हैं। चाहे आप डेमीगॉड की नज़रों से बचकर खाना छीन भी लें तो वो नहीं टूटेंगी। वो आसपास के लोगों से खाना जरूर लूटेंगी। थोड़े वक्त में असर दिखेगा नहीं और लंबा इंतजार करने की फुर्सत भी शायद हमारे पास ना हो। उस वक्त असल में कौन पिसेगा ये ऑड्री समझ गई। ये फर्क था देवताओं की जंग और आम जंग में। ऊपर से मैं ऐसा कर भी नहीं सकता। ट्रैवलर्स बैग की कैपेसिटी लिमिटेड है। टेलीपोर्टेशन का भी यही हाल है। जस्टिस ऑड्री ने खुद को काउंसिल करते हुए सोचते हुए पूछा, अगर मैं सच में गिरजों से खाना हासिल कर पाई तो आप एवनाइट गॉडेस और लॉर्ड ऑफ स्टॉर्म्स के एंकर्स को स्टेबल करने में मदद कर रहे होंगे। आने वाले वक्त में कयामत के मुकाबले में ये बहुत ज़रूरी हो सकता है। ऑड्री ने अपने होंठ दबाए और देर तक दबाए रखे, फिर हल्की सी मुस्कान के साथ बोली, अब जाके मुझे एहसास हुआ है कि मैं अपने नवाब होने पर थोड़ा गर्व महसूस करती हूँ। नवाबी आपके कैरेक्टर में है, आपके दर्जे में नहीं। क्लेन ने उनकी बात पूरी की। ऑड्री ने धीरे से सांस छोड़ी और अपने उलझे हुए ख्यालों को संभाल लिया। अभी तक उसने कोई फैसला नहीं किया था। उसने ऐसे ही कहा, हमारा टैरो क्लब और गिरजा एवनाइट चर्च के साथ रिश्ता अच्छा लगता है। मिस्टर फूल और एवनाइट गॉडेस दोस्त हैं क्या? ये सवाल तो मेरा दिमाग खा जाएगा। मैं तो चाहता हूं गॉडेस के दोस्त बनूं, लेकिन शायद उन्हें इंटरेस्ट ना हो। अंदर ही अंदर थोड़ी हंसी उड़ाने के बाद क्लेन ने गंभीर अंदाज में कहा, आप उन्हें फिलहाल के लिए दोस्त समझ सकती हैं। उसने इस बात पर जोर दिया कि सिर्फ अभी के लिए, ताकि आगे चलकर हकीकत से थप्पड़ ना खाए। साथ ही अंदर असल जवाब दिया, हाल की सूरतें देखकर तो गॉडेस टैरो क्लब की एंजल इन्वेस्टर हैं, मेजर शेयर होल्डर। ऑड्री ने धीरे से सर हिलाया और अचानक मुस्कुरा दी। मैं सोच रही थी कि जब आपने फिलहाल के लिए दोस्त कहा होगा तब आप अंदर क्या सोच रहे होंगे। जरूर कोई इंटरेस्टिंग बात होगी, जैसे कि लिव सेड एक्सप्लोर करते वक्त होता था। बीबी, साइकाइट्रिस्ट का ये काम नहीं है कि वो पेशेंट से ऐसे मजाक करें। क्या इसलिए क्योंकि पिछले 7 महीने हमने इतनी बातें की हैं कि आप अपना असली रंग दिखाने लगी हैं? कृपया आगे बैठे इस एडवेंचरर का लिहाज करें, जिसे ठंड और पागलपन के लिए जाना जाता है। हाँ, लेकिन ये कहना पड़ेगा कि स्पेक्टेटर रास्ते वाले अपने जज्बातों को संभालने में उस्ताद हैं। उस वक्त भी सारा कसूर लेनार्ड का था। क्लेन पहले तो थोड़ा चौंके, फिर जैसे कुछ हुआ नहीं वैसे ही अपनी कुर्सी पर पीछे हट गए। चलिए शुरू करते हैं। ऑड्री ने तुरंत अपने जज्बातों को संभाला और उसे हिप्नोटाइज करने में लग गई। 7 सब कुछ खत्म होने के बाद क्लेन ने कंफर्म किया क्रिम्सन स्टार से कि जस्टिस साहब पर ग्रेट ओल्ड वंस की नजर नहीं है जब वो असली दुनिया में वापस गई। हाँ, वो अब ग्रेट ओल्ड वंस या आउटर डेटीज के बारे में सब भूल चुका था। सिर्फ जस्टिस साहब की हालत देखकर वो जान सकता था कि कुछ गलत नहीं हुआ। उफ, क्लेन ने आराम की सांस ली। उसने याद दिलाने वाली चिट्ठी को कचरे के ढेर में फेंक दिया और खुद से कहा कि जब वो एंजल बने तब देख लेंगे। बैकलैंड, ब्रिज एरिया, एक अपार्टमेंट में एमलिन वाइट ने मैरिक को देखा जो अचानक उसके सामने आए थे। पहले वाले ने टोपी उतारी और एकदम जेंटलमैन की तरह झुककर सलाम किया। क्या बात है? मैरिक सोफा पर बैठकर आगे झुके, हाथ जोड़कर। एमलिन इस विजिट से पहले पूरी तैयारी करके आया था, इसलिए वो आराम से बोला, मेरे पास बैकलैंड के रोज स्कूल ऑफ थॉट इंचार्ज के बारे में कोई क्लू नहीं है, लेकिन जंग तेज होने के बाद साउथ कॉन्टिनेंट के ईस्ट और वेस्ट बैलम, स्टार हाईलैंड्स, पास वैली और हागेंटी प्लेन्स में हंगामा मचा हुआ है। रोज स्कूल ऑफ थॉट के कई डेमिगॉड सामने आ चुके हैं। अब उन्हें ढूंढना इतना मुश्किल नहीं रहा। मैरिक ने लाल आंखों और पतले होठों वाले एमलिन को देखकर बोला, आप किस सैंग्विन ड्यूक या मार्क्विस की तरफ से बात कर रहे हैं? एमलिन ने थोड़ा सर उठाकर मुस्कुराते हुए पूछा, क्या मैं खुद की तरफ से बात नहीं कर सकता? मैरिक ने सीरियसली सर हिला दिया और बोला, आप सिर्फ सीक्वेंस 5 हैं, इतने क्वालिफाइड नहीं है। उसने इतनी सीधी बात कह दी कि एमलिन कुछ देर के लिए सुन्न रह गया। चैप्टर 1226 मशरूम बांटना। एमलिन ने अपनी मुस्कान बनाए रखी और खुद को शांत किया, फिर जवाब दिया, मैं काफी लेवल के मददगार ढूंढ सकता हूं। वो इस मामले में सैंग्विन की ताकतों का ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहता था, क्योंकि अगर ऐसा होता तो वो बेशक एक रिश्तानुमा, एक तमाशाई और एक संदेश वाला बनकर रह जाता। जंग की लूट के बांटने में उसका कोई हाथ नहीं होता, और सैंग्विन के ड्यूक्स और मार्कुसिस के लिए उनके पास अपने डायरेक्ट औलाद की कमी नहीं थी जो डेमिगॉड बनकर अर्ल बनना चाहते थे। शुरू से ही एमलिन को अपने सैंग्विन के मुखालिफ होने की पहचान पर यकीन था।
उसे लगता था कि अहम शख्सियत हर एक मेंबर के साथ इंसाफ से पेश आएंगे। लेकिन जब द हैंग्ड मैन ने मार्क्विस निब्स और दूसरे हाई लेवल सैंग्विन से कई हाई लेवल सैंग्विन ऑर्डर्स का एनालिसिस किया, एमलिन धीरे धीरे उनसे चौकस हो गया। उसने भौं टानी और कहा, शर्लॉक मोरियार्टी? एमलिन हैरान हुआ जब वो अपनी जगह से हिला। आपको क्यों लगता है वो है? अगर पहले होता तो वो सीधे कहता, आप शर्लॉक मोरियार्टी का जिक्र क्यों कर रहे हैं? वो बैकलैंड से करीब 2 साल से गायब हैं। लेकिन अब वो तेजी से महसूस कर सकता था कि मैरिट की बातों में कोई छुपी जानकारी है। उसने बेसोचे अपना सवाल ठीक किया। इस रेत की नजरों में शर्लॉक मोरियार्टी आसान नहीं है। हाँ, वाकई वो आसान नहीं है। ये कहते हुए एमलिन ने एक अंदाजा लगाया। एमलिन का सवाल सुनते ही मैरिक का चेहरा तुरंत अजीब हो गया, जैसे वो पहली बार इस सैंग्विन विस्काउंट से मिल रहा हो। उसने जल्दी से चेहरे की गैर मामूली हल्लत को काबू में किया और बेजान अंदाज में बोला, हमें इस पर सोचना होगा। मुझे उम्मीद है कि अगली मुलाकात में आप ज्यादा वाजिब प्लान लेकर आ सकेंगे। कोई मसला नहीं। एमलिन ने चुपके से आराम की सांस ली। वो तुरंत खड़ा हुआ और जेंटलमैन की तरफ झका। बातचीत के तरीके तय करने के बाद उसने अपनी सिल्क टोपी पहनी और कमरे से बाहर निकल गया। अपने रेजिडेंस वापस आते हुए एमलिन अपने शुरुआती प्लान को दोहराए बिना नहीं रह सका। बस मुझे रोज स्कूल ऑफ थॉट के टेम्परेंस फैक्शन के डेमीगॉड से एक सहयोगपूर्ण समझौता कराना है। फिर मैं इसका इस्तेमाल करके अपनी नस्ल के मार्क्विसेस और ड्यूक से ग्रेड 1 सील्ड आर्टिफैक्ट के लिए दरख्वास्त कर सकता हूं। इस वजह से कि कोऑपरेटिंग पार्टनर के हुक्म से वो नस्ल के डेमीगॉड के शामिल होने का विरोध करते हैं, मैं उन्हें सीधे दखलंदाजी से रोक सकता हूं। हाँ, एक समझौता कराने के लिए मुझे काफी ताकत दिखानी होगी ताकि मैरिक और दूसरों को वाजिब कर सकूं। मैं सिर्फ टैरो क्लब में कमीशन दे सकता हूं। देख सकता हूं कि मैम हर्मिट, मिस जस्टिस और मिस्टर हैंग्ड मैन कमीशन लेना चाहते हैं या नहीं। मिस मजिशियन को भी सोचा जा सकता है, वो गवर्नमेंट स्पैरो का प्रोजेक्शन बुला सकती हैं। अब सबसे बड़ा मसला यह है कि मैं काफी मुआवजा नहीं दे सकता। मैं सिर्फ एक एडवांस या वादा देकर आजमा सकता हूं। एक बार मैं अर्ल बन जाऊंगा तो पेमेंट एक एक करके वापस कर दूंगा। ये सोचते हुए एमलिन ने अचानक टैरो क्लब में शामिल होने का शुक्रिया अदा किया। ये वो आखिरी संगठन था जो वो जानता था, जो फ्यूचर वादे का इस्तेमाल करके प्रेजेंट की मटीरियल चीजों का बदला ले सकता है। और सैंग्विन के अंदर या ऑर्थोडॉक्स चर्चेज में एक शख्स को काफी कॉन्ट्रीब्यूशंस जमा करने पड़ते थे, जब तक कि वो उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स और एडवांसमेंट रिचुअल तक नहीं पहुंच जाता। कभी कभी एक बियॉन्डर अपनी पूरी जिंदगी में काफी कॉन्ट्रीब्यूशंस नहीं जमा कर पाता। ये मिस्टर फूल के जरिए दिया गया एक क्रेडिट लोन जैसा है। इससे मिशंस जारी किए जा सकते हैं और जब एडवांसमेंट सफल हो जाए तो इंस्टॉलमेंट्स में अदा किया जा सकता है। एमलिन आदत से मजबूर अपनी जानी पहचानी चीजों की तरफ झुका। हालांकि उसने कभी बैंक से कर्ज नहीं लिया, लेकिन कुछ सैंग्विन को ऐसे मामले में काफी तजुर्बा था और वो अपने दायरों में अक्सर बात करते थे। उनमें से अक्सर का एक फिक्स्ड महंगा शौक होता था। कीमती चीजें कभी कभी आसानी से बेची नहीं जाती थीं, इसलिए उन्हें जरूरी कैश फ्लो के लिए क्लोज दोस्तों या बैंक से कर्ज लेना पड़ता था। एमलिन को याद है कि एक सैंग्विन था जो दौलत के इंतजाम में अच्छा नहीं था। वो सिर्फ डॉक्टर के पेशे से पैसा कमाता था। जब उसे एक कीमती आर्ट पीस पसंद आया तो उसने बैकलैंड बैंक से कर्ज लेकर उसे खरीद लिया। उसके बाद वो अपनी जायदाद को मॉर्टगेज पर लगवाने को बर्दाश्त नहीं कर सका। अपनी लंबी जिंदगी का फायदा उठाते हुए उसने 200 साल तक कर्ज अदा किया। बेशक नाम में उसका बाप मर गया और बेटे ने कर्ज संभाला। जब बेटा मरा तो पोते ने कर्ज संभाला। एमलिन की इस पर राय थी बहुत ईमानदार। बैकलैंड के नॉर्थ बोरो, सेंट सैमुअल कैथीड्रल के बाहर शहरियों ने कतारों में खड़े होकर लोएन पॉवर्टी रिलीफ फाउंडेशन के वर्कर्स से ग्रिल्ड ब्रेड, सूखे मशरूम, प्रिजर्व्ड फ्रूट और दूसरा खाना हासिल किया। उनकी कतारें कैथीड्रल के मुख्य दरवाजे से शुरू होकर स्क्वेयर तक थीं और उसके कई चक्कर काटती थीं। एक झांक में वहां लोगों का हुजूम था। ऑड्री मेलिसा के पीछे स्टेप्स पर खड़े होकर सब कुछ देखा। उसने शहरियों के पीखे चेहरे देखे। उनकी आंखों में चाह भरी थी। एक माँ को बच्चे को गोद में लिए देखा, जो बेचैनी से बच्चे को चुप करवा रही थी और बेसब्री से सामने की कतार को देख रही थी जो कम नहीं हो रही थी। उसने कई लोगों को चमकदार कपड़ों, फॉर्मल सूट्स और लंबी स्कर्ट्स में देखा। कुछ ने अपनी टोपियां दबाईं और व्हील्स पहनी, जैसे वो आसपास के लोगों को पहचानना नहीं चाहते थे। कभी कभी कुछ लोग तरीके से खड़े नहीं रहना चाहते थे और उन्हें प्रीस्ट्स और पुलिस वालों ने बाहर खींच लिया, जो तरीका कायम करने में मदद कर रहे थे। उन्हें कतारों के पीछे फेंक दिया गया।
जैसे ही खाना पहुंचा, लंबे टेबल के पीछे जमा कपड़ों के थैले धीरे धीरे कम होते गए, जब तक कि खत्म नहीं हो गए। आखिर सारा खाना बांट दिया गया, लेकिन लंबी कतार सिर्फ आधी कम हुई थी। मदद हासिल नहीं करने में नाकाम रहे शहरी अपनी निराशा, मायूसी और बेइख्तियारी दिखाने से ना रह सके, लेकिन उन्होंने हंगामा नहीं किया और ना ही झगड़ा। वो अपने पांव मशीन की तरफ दूसरे हैंडआउट पॉइंट्स की तरफ बढ़ने लगे। पिछले 1-2 महीने में उन्होंने ये कई बार अनुभव किया था। उन्हें पहले से ही पता था कि जरूरत से ज्यादा जज्बात सिर्फ उनकी थोड़ी सी एनर्जी बर्बाद करते हैं। ये उनकी तेज रफ्तार को दूसरे रिलीफ पॉइंट्स या फेयर प्राइस खाने की दुकानों तक जाने से रोक देते थे। इस वक्त उनके चेहरे सुन्न थे, आंखें खाली थीं, जैसे वो ज़ॉम्बीज की तरह स्क्वायर से निकल रहे हों। इसी दौरान एक औरत जो बच्चे को उठाए थी, उसके पांव लड़खड़ा गए और वो जमीन पर गिर पड़ी। उसकी औलाद जोरों से चिल्लाने लगी। उसकी आवाज में दर्द भर गया। रोते रोते बच्चे ने रुकते हुए कहा, मम्मी मुझे बहुत भूख लगी है। जल्द ही खाना मिलेगा, जल्द ही खाना मिलेगा, मेमोरियल स्क्वायर में खाना है। औरत ने बच्चे को उठाया और उसकी पीठ थपथपाई। आंसू उसके गालों से बह रहे थे जब वो बोल रही थी। ये मंजर देखते ही ऑड्री कुछ कहने ही वाली थी कि उसने देखा मेलिसा ने लंबे टेबल के नीचे एक लकड़ी के क्रेट से खाने की प्लेट निकाली और माँ बेटे की तरफ दौड़ी। मुझे अभी नहीं दिखा, अभी भी एक और है। मेलिसा ने झुककर ब्रेड, सूखे मशरूम और प्रिजर्व्ड फ्रूट हाथ में दिए। फिर उसने धीमी आवाज में वजाहत की, डर के कहीं शहरियों के बीच झगड़ा ना हो जाए। बाकी खाना असल में फाउंडेशन स्टाफ के लिए तैयार किया गया था। मेलिसा ने जो हिस्सा दिया था वो उसका अपना था। औरत ने खाना लिया और बच्चे को देते हुए बार बार कहा, शुक्रिया शुक्रिया। बच्चे ने खाने को कसम से पकड़ लिया और अपनी मां की नकल अपनी नई आवाज में की, शुक्रिया शुक्रिया। ऑड्री ने बेसोचे आसपास देखा और गौर किया कि चर्च के प्रीस्ट्स अक्सर पुलिस और नाइट हॉक्स, जो लोगों में घुसकर छुपे छुपे किसी हादसे को रोकने के लिए थे, सब हमदर्दी, तरस और गम दिखा रहे थे। शहरियों के जाने के बाद ऑड्री ने अपना खाने का सेट उठाया और मेलिसा को दिया। आप इसकी हकदार हैं। मेलिसा ने सामने बैठी मिस हॉल को देखा और सर हिला दिया। मैंने अपना हिस्सा दे दिया। मिस हॉल फिक्र ना करें, घर जाकर मेरे पास खाना होगा। मेरा भाई एक सिविल सर्वेंट है। हल्की सी मुस्कान के साथ ऑड्री ने ग्रिल्ड ब्रेड, सूखे मशरूम और प्रिजर्व्ड फ्रूट मेलिसा के हाथों में ठूस दिए। फिर उसने नई तरीके से जोर दिया, आप मेरे लिए परेशान ना हो, मेरे घर वालों ने मेरे लिए स्नैक्स तैयार किए हैं जब मैं बाहर व्यस्त रहती हूं। ये कहते हुए उसने अपनी पर्सनल मेड सर्वेंट एनी से एक लकड़ी का बॉक्स लिया और मेलिसा को दिखाने के लिए खोला। लकड़ी के बॉक्स में बानकूश क्यूकम्बर सैंडविचेस, क्रीम मफिन्स और एक छोटा कैरेट केक था। मेलिसा के चेहरे पर हैरानी आई। उसने स्नैक्स को कुछ सेकंड्स तक गौर से देखा, फिर मिस ऑड्री हॉल की तरफ देखा। उसने तुरंत सर झुका लिया और बिना कुछ कहे सेंट सैमुअल कैथीड्रल के तैयार किए ग्रिल्ड ब्रेड और पानी खाने लगी। जैसे उसकी नजर से पत्थर बना दी गई हो, ऑड्री ने लकड़ी का बॉक्स पकड़ा और जगह पर जमा हो गई। कुछ सेकंड्स तक वो नहीं हिली और सिर्फ अपने होंठ कसे से दबाए रखे। मून सिटी के 5वें बैच के रहने वालों को सफाई और इलाज मिलने और जादुई मशरूम का मजा आने के बाद इस पुराने शहर ने कोई विरोध नहीं किया और द फूल का मानने वाला बन गया। उसने सेंट और ऑरेकल गर्मन स्पैरो को शहर में खुशामदीद कहा। इसके साथ क्लाइन ने एक बड़ा मास आयोजित किया और अनशैडोड क्रूसिफिक्स और लाइफ स्केन का इस्तेमाल करके बाकी मून सिटी के रहने वालों का इलाज किया। हाई प्रीस्ट निम, जिसकी क्वारंटीन खत्म हो गई थी, बाहर आया और मास के आखिर में इज्जत से पूछा, ऑरेकल, ताकतवर लॉर्ड का पूरा इज्जतबख्श नाम क्या है? क्लाइन ने आसपास देखा और अपना चेहरा कसे से गंभीरता से कहा, द फूल, जो इस दौर का नहीं है। इज्जतबख्श नाम देने के बाद उसने खास तौर पर जोर दिया, आम वक्त में पूरा इज्जतबख्श नाम ना कहिए, सिर्फ जरूरी मामले में ही कीजिए, नहीं तो मिस्टर फूल होने के नाते वो काम के फोन कॉल्स से दिमागी तौर पर आजे जा जाएंगे। निम बिल्कुल हैरान नहीं हुआ, क्योंकि पुराने सूर्य देवता भी ऐसे ही थे। कुछ सोचने के बाद उसने पूछा, लॉर्ड के रिचुअल के लिए क्या दरख्वास्तें हैं? क्लाइन ने एक धोखेबाज की तरह भरोसे से कहा, खुदा फरमाता है, 8वां आदेश, अपने दिल से मेरी सेवा करें, ना कि भेंट चढ़ाकर। एक रिचुअल के लिए सबसे जरूरी चीज पाक दिली है, कोई और दरख्वास्त नहीं है। बहुत आसान हो सकता है। आखिर लॉर्ड को परवाह नहीं है। ये कहते हुए क्लाइन ने अंदर ही अंदर जोड़ा। ये समझाने के बाद क्लाइन ने अपना दाहिना हाथ उठाया और सामने के मशरूम के ढेर की तरफ इशारा किया। लॉर्ड ने आपको ये मशरूम अता किए हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि आप कामयाबी का मजा लें। ये मॉन्स्टर्स के गोश्त और खून से पाले जाते हैं।
वो तेजी से उग सकते हैं और सारे जहरें, बुराई और पागलपन को उन शुद्ध काले मशरूम में जमा कर सकते हैं। इन्हें श्राप के लिए मीडियम या तीरों के सिरों पर लगाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। मून सिटी के रहने वाले उत्साह से सुनते रहे जब उन्होंने हाथ चैप्टर 1227 समनिंग रिचुअल। मास के बाद क्लाइन नए बने फूल के प्रीस्ट निम के साथ काले टावर में अंदर गया। कोई झिझक नहीं दिखाते हुए निम ने डिटेल से बताया कि मून सिटी में कितने डेमीगॉड और ग्रेड 1 सील्ड आर्टिफैक्ट्स हैं। 3 डेमीगॉड, 5 ग्रेड 1 सील्ड आर्टिफैक्ट्स। मून सिटी बिल्कुल कमजोर नहीं है, जैसी ही उम्मीद थी उनसे, जो सीधे वाही ले सकते हैं और सीमा की रक्षा कर सकते हैं। इसके अलावा शुरू से ही उनके पास बेहतर तौर पर बिखरे हुए थे 20-20 बियॉन्डर पाथवेज में। वो मिलकर असरदार काम कर सकते थे ताकि कुछ रिचुअल्स के लिए बाहर की मदद या माहौल की कमी से परेशानी ना हो। हाँ, सिटी ऑफ सिल्वर के मुकाबले में जहां उनका माहौल ज्यादा खराब है और उनके पास ग्रेड 0 सील्ड आर्टिफैक्ट्स का सहारा नहीं है, वो आज तक जिंदा रहना ही बहुत बड़ी बात है। अगर वो ठीक खाना ढूंढ लेते तो वो अंधेरे में सदियों तक जिंदा रह सकते थे। इंट्रोडक्शन सुनकर क्लाइन का दिल भर आया। इस वक्त निम ने इज्जत से कहा, ऑरेकल, हम सब सील्ड आर्टिफैक्ट्स और बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक्स लॉर्ड के लिए कुर्बान करने को तैयार हैं। मुझे नहीं पता कि उनमें से कौन सी चीज उन्हें ज्यादा पसंद आएगी। इस हाई प्रीस्ट ने पहले बताया था कि उसके अलावा एक नाइट वॉचर, मून सिटी में एक आयरन ब्लडेड नाइट और एक इंपेरेटिव मेज भी थे। वो थे लाइटनिंग प्रीस्ट और नाइट प्रीस्ट। और 5 ग्रेड 1 सील्ड आर्टिफैक्ट्स में से एक मॉन्स्टर पाथवे से था। लगता था वो मिस फॉर्च्यून मेज कैरेक्टरिस्टिक का हिस्सा था, जिसमें थोड़ी सी केओस वॉकर की कैरेक्टरिस्टिक मिली हुई थी। एक म्यूटेंट पाथवेज के पपेट से आया था और एक रेड एंजल मेडिसी ने अता किया था। ये सबको अपनी पूरी ताकत एक जगह जमा करने की ताकत देता था। एक पर शक था कि वो बिजारो सॉर्सरर की कैरेक्टरिस्टिक का मिलाप था और एक अनजानी पाथवे का था। उसमें बेहद तेज पहचान करने की ताकत थी, लेकिन एक अनजानी बुराई की वजह से बहुत खतरनाक था। ये सुनते ही क्लाइन की पलकें झिझकी और वो मुस्कुराए। अपने दिल से लॉर्ड की खिदमत करो, ना कि भेंट चढ़ाकर। लॉर्ड पूरी दुनिया को अपने अंदर समाते हैं और इन चीजों पर ध्यान नहीं देते। ये कहते हुए वो थम गए और बोले, हाँ, अगर आपको कोई ऐतराज नहीं तो आप मुझे घुमा सकते हैं, मेरा ज्ञान बढ़ा सकते हैं। कोई मसला नहीं, निम ने बिना झिझक जवाब दिया। उसने सोचा था कि गर्मिन स्पैरो टूर के दौरान एक ग्रेड 1 सील्ड आर्टिफैक्ट ले जाएंगे, लेकिन उसका अंदाजा नहीं था कि ऑरेकल सिर्फ हकीकी हालत समझना चाहते थे और कोई फायदा उठाने का इरादा नहीं था। उन्होंने हर सील्ड आर्टिफैक्ट को उठाकर देखा, लेकिन आखिर में वापस रख दिया। टूर खत्म होने पर क्लाइन ने तीनों डेमीगॉड प्रीस्ट से कहा, इस श्रापित जमीन से निकलने का मौका अभी नहीं आया है, आपको थोड़ा और इंतजार करना होगा, और मैं अपना सफर जारी रखूंगा, दूसरे बचने वालों को ढूंढकर लॉर्ड की रोशनी फैलाऊंगा। जी ऑरेकल, निम और दूसरे प्रीस्ट्स ने बिना किसी झिझक के जवाब दिया। उन मशरूम्स की वजह से वो कम से कम 3 और नस्लों तक तो बच ही जाएंगे। मून सिटी के काम सेटल करने के बाद क्लाइन अपने ट्रेंच कोट और टॉप हैट में अंधेरे में चल दिए। अब आगे क्या करना है वो बिल्कुल साफ था। डार्क डिमोनिक वुल्फ कोटार को ढूंढो और इस गॉड ऑफ विशेस का शिकार करो। मेरी ख्वाहिश है कि मुझे मिरेकल इन्वोकर की बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक और वो पर्दा हासिल हो। पता नहीं वो इसमें मेरी मदद कर पाएंगे या नहीं। चलते हुए क्लाइन ने अंदर ही अंदर मजाक उड़ाया। जब वो मून सिटी के लोगों की नज़र से ऊपर हो गया, उसने इतिहास के धुन से अपने एक और खुद को बाहर निकाला। उसका असली जिस्म हिस्टोरिकल वॉइड में चला गया, जिससे उसका जहन प्रोजेक्शन पर शिफ्ट हो गया। इस प्रोजेक्शन ने भी स्टाफ ऑफ द स्टार्स का हिस्टोरिकल प्रोजेक्शन बुलाया। अपनी बियॉन्डर ताकतों का इस्तेमाल करते हुए वो सीधे अपने जहन में मौजूद जगह पर उतरा। पूरी तरह तबाह हो चुकी उत्तरी पुरानी शहर नॉइस। अपनी मंजिल पर पहुंचना सफल होने पर प्रोजेक्शन जल्दी से गायब हो गया और क्लाइन का जिस्म वापस मून सिटी के बाहर जंगल में आ गया। इसके बाद उसने फिर से स्टाफ ऑफ द स्टार्स का प्रोजेक्शन बुलाया और पूरा प्रोसेस दोहराया, जिससे वो पल भर में नॉइस के खंडहरों तक पहुंच गया। हिस्टोरिकल वॉइड के प्रोजेक्शन का मुख्य मकसद पहले जाकर जांच करना और ये यकीनी बनाना कि उसके जहन में जो तस्वीरें उभरी थीं वो असली दुनिया से बिल्कुल मिलती थीं, कोई फर्क ना हो। इससे स्टाफ ऑफ द स्टार्स के रैंडम असर होने से बचाया जा सकता था। ये थी एक स्कॉलर ऑफ द ईयर की चौकसी। सिटी ऑफ सिल्वर के खामोश और अंधेरे ट्रेनिंग ग्राउंड्स के बीच में कॉलिन एलायड, जिनकी पीठ पर 2 तलवारें थीं, किनारे खड़े थे। वो देखते रहे जब डेरिक बर्ग ने रिचुअल सेट किया और मिस्टर फूल से प्रार्थना की, उनसे एक पवित्र आत्मा भेजने के लिए कहा ताकि वो उनकी मदद कर सकें। ये एक आम समनिंग रिचुअल से अलग था। इसका जाप अधिक जटिल था। महान फूल, आप धुंधले धुएं के ऊपर शासन करने वाले हैं।
आप पीले और काले के राजा हैं जो अच्छी किस्मत का इस्तेमाल करते हैं। मैं आपकी कृपा के लिए प्रार्थना करता हूँ। मैं आपकी तवज्जो के लिए प्रार्थना करता हूँ। मैं छिपाने और बदलने की ताकत के लिए प्रार्थना करता हूँ। मैं सोचता हूँ, मैं ढूंढता हूँ, मैं महान फूल के नाम पर आवाहन करता हूँ। हर चीज को देखने वाली पवित्र आत्मा, पीले और काले के राजा की कृपा, सपनों और जहन से आने वाली मुसाफिर। जोटन की भाषा के शब्द एल्टर पर गूंजते रहे। मोमबत्ती की लौ अचानक फैल गई, जो एक रहस्यमय नक्शों से ढका हुआ एक काल्पनिक दरवाजा बना दिया। दरवाजा धीरे धीरे खुला और एक सफेद पोशाक और चांदी का मास्क पहने हुए एक महिला बाहर निकली। वो शून्य से कदम रखते हुए जमीन पर आईं। उसके बाल लाल थे और आंखें सुनहरी। वो साफ और गहरी थीं, जैसे हर किसी के दिल को देख सकती हों। ये जस्टिस ऑड्री थीं। उन्होंने लाय का इस्तेमाल करके अपनी लंबाई बदली थी और एक मास्क से अपनी मुख्य पहचान छुपाई थी। वो फॉरसेकन लैंड ऑफ द गॉड्स, सिटी ऑफ सिल्वर में एक स्पिरिट बॉडी के रूप में आई थीं। असल में समनिंग रिचुअल इतना जटिल नहीं था। क्लाइन ने ऑड्री की आत्मा को पहले ही धुएं के ऊपर खींच लिया था। उसने डोर ऑफ समनिंग के खुलने का इंतजार किया, फिर उसे खुलने में मदद की, जिससे वो उसे पार जा सके और पूरी बात सेटल कर सके। इसका मतलब ये था कि हर चीज को देखने वाली पवित्र आत्मा की तस्वीर को स्लीपिंग प्रिंसेस, होल्डर ऑफ द गोल्डन एप्पल, प्रीवियस ओनर ऑफ द क्रिस्टल स्लिपर्स में बदला जा सकता था, और जस्टिस ऑड्री फिर भी उतर आती। ये इस बात पर निर्भर करता था कि क्लाइन ने किसको डोर ऑफ समनिंग से पार जाने दिया। आखिर रिचुअल का मुख्य मकसद फूल के नाम का इस्तेमाल करके समनिंग करना और फॉरसेकन लैंड ऑफ द गॉड से बात करने के लिए सेफिरा कासल की ताकत का इस्तेमाल करना था। चांदी के मास्क वाली ऑड्री ने चोरी चोरी अपने आसपास का जायजा लिया। उसने बिजली से रोशन आसमान, अंधेरे में छिपी हुई हतरा और सिटी ऑफ सिल्वर के चीफ कॉलिन इलायट को देखा। फिर उसने नजर हटा ली और लिटिल सन की तरफ सर झुकाकर सलाम किया। हम शुरू कर सकते हैं, ये कहते हुए वो उसकी लंबाई पर हैरान नहीं हो सकी। हालांकि ये टारो गैदरिंग के दौरान देखा जा सकता था, लेकिन असली जिंदगी में मिलने पर यह उसे हैरान करने वाला था। उसे बहुत साफ याद था कि द सन उससे कुछ साल छोटा था। लोएन के मापदंडों के मुताबिक वो अभी भी नाबालिग था। इसके बावजूद वो 2 मीटर से ज्यादा लंबा था। इसने ऑड्री, जिसने अपनी लंबाई बढ़ाने के लिए जानबूझकर लाय का इस्तेमाल किया था, फिर भी ऊपर देखने पर मजबूर कर दिया। बिना किसी झिझक के डेरिक ने अपना मन शांत किया और एल्टर पर रखी सुनहरी पोशन की तरफ देखा। धीरे धीरे उसे थोड़ा बेहोश सा महसूस हुआ जब तस्वीरें अपने आप उसके जहन में उभरने लगी। उसके माँ बाप की तस्वीरें जो अभी भी ताबूत के अंदर जिंदा थीं। चांदी की तलवार जो नीचे आई, सख्ती से खून छिड़ककर आंखों पर आया, थोड़ी देर के लिए अंधेरा कर दिया। बीते जमाने की उसके परिवार की दिल को छू लेने वाली तस्वीरें थीं। अंधेरे में सिटी ऑफ सिल्वर जो गिरने के करीब थी। वो टीममेट्स के जो एक दूसरे का साथ देते थे और एक दूसरे की पीठ देखते थे। वो एल्डर्स थे जो सबके सामने खड़े थे, तूफान को रोक रहे थे। वो दोहराए गए श्राप थे, अंधेरे में बिजली में उसने जो उम्मीद देखी थी। वो 2000 साल से पुराना एक सपना था। वो चीज थी जिसे नस्ल दर नस्ल लोग रोज चाहते थे। डेरिक के जज्बात जो वो छोड़ना नहीं चाहते थे, वो बहुत जटिल थे। उनमें हकीकत से पैदा गुस्सा, बीते जमाने की यादें, हालात का दर्द, इतिहास का दबाव और सिटी ऑफ सिल्वर को बचाने की चाह शामिल थी। ऑड्री ने इन जज्बात को आहिस्ता आहिस्ता अलग किया, जैसे कि उसने सिटी ऑफ सिल्वर के नाउम्मीद और गम को महसूस किया हो, उनकी एकता और कुर्बानी का अनुभव किया हो। उसकी सुनहरी आंखें कभी उदास और भारी होती तो कभी चमक उठती, जैसे कि उसने कुछ पकड़ा हो और अपने अंदर समेटा हो। फिर भी वो भटकती ही रहीं। थोड़ी देर बाद उसने रोशनी के 12 सफेद पंख वाले फरिश्ते को देखा। ये द सन के जवाब में मिस्टर फूल का एक और जवाब था। ऑड्री ने मौका पकड़ा और सारे तेज जज्बात को फरिश्ते की तस्वीर से जोड़ दिया, उन्हें थोड़े वक्त के लिए गायब होने या फिर से उभरने से रोक दिया। इस तरह वो डेरिक के जिस्म से बिल्कुल अलग नहीं रहे। हो गया। उसने मुंह नहीं खोला, बल्कि अपनी आवाज उसके दिल में गूंजने दी। इस वक्त डेरिक की आंखें बिल्कुल ठंडी हो गईं, जैसे कि उसे अब खुशी, गम, दर्द और दबाव का कोई ज्ञान न रहा हो। उसने सामने रखी सुनहरी पोशन उठाई और अपने मुंह में डाल ली। ये एक डेमीगॉड पोशन थी जो अनशैडोड क्रूसिफिक्स को तोड़कर हासिल की गई थी। सील्ड आर्टिफैक्ट जो पुराने सूर्य देवता से आई थी, अब नहीं थी। हाँ, क्लाइन के लिए कोई भी चीज जो उसने कभी रखी थी, वो ब्रह्मांड की तरह सदैव रहेगी। एक गर्म, हंगामा खेस पानी डेरिक के गले से उतरा, पल भर में उसके पूरे जिस्म और आत्मा को भर दिया। रोशनी की किरण उसके जिस्म से फूटी, उसके जिस्म की बुराई और आत्मा के भार को धोकर। डेरिक का जिस्म और भी पवित्र और साफ हो गया, जैसे कि वो शुद्ध रोशनी से बना एक पवित्र आत्मा हो।
उसकी खुद की पहचान और जज्बात पवित्र हो रहे थे और दूर ढकेले जा रहे थे। ज्यादा देर नहीं लगती वो सिर्फ सूर्य की तारीफ करने की फितरत रख लेता। इस वक्त ऑड्री ने अब वो तेज जज्बात जो उससे अलग किए थे फरिश्ते की तस्वीर से नहीं बांधी, उसे वापस लिटिल सन की तरफ ले आईं। डेरिक के जहन में एक के बाद एक तस्वीर उभरी जिससे उसने बहुत ही जटिल जज्बात का अनुभव किया। उसने फिर से अपने माँ बाप को खुद मारने का दर्द महसूस किया, सिटी ऑफ सिल्वर की हालात की नाउम्मीदी और मिस्टर फूल की कृपा पाने की खुशी। ये उसमें गहराई तक घुस गई, उसके जहन की दुनिया की बुनियाद बन गई जो बहुत मजबूत और भरोसेमंद थी, जिससे वो पोषण की आखिरी कुछ साफ करने वाली ताकतों का सामना कर सका। आखिर डेरिक ने आंखें खोली, वो बिल्कुल सफेद थीं। जब उसने सामने एक रोशनी की किरण देखी, उसने फितरतन अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया उसे पकड़ने की कोशिश में, लेकिन रोशनी जल्द ही धुंधली हो गई और बुझ गई। डेरिक कुछ देर के लिए सुन्न रह गया, फिर उसने अपना दाहिना हाथ कसकर पकड़ लिया। रोशनी की किरणें उभरी और पूरी सिटी ऑफ सिल्वर को अपने लपेट में ले लिया। अफसानवी दोपहर थोड़ी देर के लिए आ गया। सिटी ऑफ सिल्वर के सब लोग देखकर सुन्न रह गए। ये पहले के किसी भी डेमीगॉड के बढ़ने से ज्यादा हैरान करने वाला था। सूर्य की रोशनी, ये वो रोशनी। चैप्टर 1228 ख्वाहिश विशेज। फूल की मांस के सोच ढूंढ। द वर्ल्ड गर्मन स्पैरो के जवाब का इंतजार किए बिना अपने ऐसे ही बैठी हुई ऑड्री ने धीरे से कुछ लफ्ज कहे। भारीपन, दर्द, शर्म। क्लाइन ने चुपचाप सुना और मिस जस्टिस की बातों पर कोई टिप्पणी नहीं दी। उल्टा वो ड्वेन डांटेस की तस्वीर के ज्यादा करीब एक नर्म अंदाज में पूछे, आप अचानक ऐसे टेस्ट क्यों करना चाहती हैं? ये टेस्ट नहीं है, ऑड्री ने सर हिला दिया। ये बस उन डिटेल्स को उजागर करना है जो मैं अक्सर छुपाती या टाल जाती हूँ। मैं देखना चाहती हूँ कि दूसरों की नज़रों में मैं कैसे दिखती हूँ। थोड़ी देर रुककर वो बिना मुस्कुराए अपने होंठ हिलाई। हमारी पिछली बातचीत के बाद मैं सच में एक प्लान बनाने की कोशिश कर रही हूँ। मैं चोरी चोरी कुछ मैनिपुलेट करने का इरादा रखती हूँ ताकि नवाब, सौदागर, शाही खानदान और गिरजा अपने भंडारों से काफ़ी खाना जारी करें। वैधानिक रूप से ये एक आसान बात है, लेकिन जब असल में इस पर अमल करने की कोशिश करो तो मैं समझ गई कि मैं जितनी डिटर्मिन्ड और डिसाइसिव सोचती थी उतनी नहीं हूँ। उनमें से कुछ मेरे चाचा चाची हैं, कुछ मेरे कजिन्स हैं, कुछ वो दोस्त हैं जिन्हें मैं बचपन से जानती हूँ, जबकि कुछ वो बुजुर्ग हैं जो हमेशा मेरी हिफाजत करते आए हैं। कुछ से मैं कई चैरिटी इवेंट्स में मिलती रही हूँ और हमारे रिश्ते अच्छे हैं। उन्होंने ही मेरा बचपन बनाया है और मुझे बहुत कुछ दिया है। वो मेरी परवाह का हिस्सा थे, मेरी पिछली खूबसूरत यादों का हिस्सा। इसके अलावा जो खाना उन्होंने जमा किया है वो चोरी का नहीं है, उनका वजाहत आम तौर पर वाजिब है। मैं सच में नहीं कर सकती उन्हें अपना निशाना बनाकर उनकी दौलत का एक हिस्सा छीन लें। कम से कम अभी तो ऐसा ही है। ये कहते हुए ऑड्री की आवाज़ बेसमझे ही जोर पकड़ने लगी, जैसे वो किसी से झगड़ रही हो। फिर उसे एहसास हुआ कि वो अपना संगत खो चुकी है और 2 सेकंड चुप रहकर फिर बोली, इसीलिए मैं अपने बारे में और जानना चाहती हूँ। मैं अपने पिछले रिश्तों से झूठी तस्वीर को अलग करना चाहती हूँ। अलग हालात में मैं खुद से पूछना चाहती हूँ कि मैं सच में क्या चाहती हूँ। क्या मेरे पिछले ख्याल जल्दबाजी, ढोंग और भोलापन थे या फिर दिल से पैदा हुए मजबूत यकीन? इस बात पर ऑड्री अचानक मुस्कुरा दी। हालांकि मैं कोई नतीजे पर नहीं पहुंची, लेकिन कोशिश ने कुछ फायदे जरूर दिए हैं। मैं पहले सोचती थी कि मैं यू आर ओनली एक्टिंग के उसूल का सख्ती से पालन करती हूँ, लेकिन अब मैं समझ गई हूँ कि मैं करीब इस एक्टिंग के आदी हो चुकी हूँ। दूसरे पाथवेज को अलग पहचान और पेशे की ज़रूरत होती है। स्पेक्टेटर पाथवे की एक्टिंग बिल्कुल अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से मिलती है। कभी कभी उनके बीच फ़र्क करना मुश्किल हो जाता है। सबसे आसान मिसाल, कौन नहीं चाहेगा कि सब उसे प्यार करें? इसलिए अलग लोगों के सामने मैं अलग मास्क पहनती हूँ और स्पेक्टेटर पाथवे की ताकतों का इस्तेमाल करके वो तस्वीर बनाती हूँ जो सामने वाले की उम्मीदों के मुताबिक सबसे बेहतर हो। जब ऐसी चीज़ें ज़्यादा होती जाती हैं, जब आप हर किसी के सामने होते हैं, तो आप असल में एक्टिंग के पुजारी बन जाते हैं। आप करीब अपने आप को ही खो देते हैं। क्लाइन ने हल्का सा सर हिलाया और कहा, ये अच्छी सीख है। उसने मिस जस्टिस की पिछली बातों पर कोई राय नहीं दी। थोड़ी देर चुप रहकर ऑड्री ने धीरे से कहा, इस दौरान मैंने ईस्ट बोरो की जांच रिपोर्ट पढ़ी जो मेरे बाप ने किसी से करवाई थी। मैंने कई अलग चीज़ें अनुभव की हैं। जंग से पहले भी गरीब लोग, मजदूर और किसान ऐसी ही मुश्किल ज़िंदगी जीते आए हैं जैसे आज जीते हैं। वो हमेशा भूख और दर्द में रहे हैं। पुअर लॉ में तब्दीली और काम के घंटे और माहौल के मुतालिक सख्त कानून हवा के प्रदूषण के इंतज़ाम में कुछ सुधार ले आए हैं, लेकिन बहुत थोड़ा सा। जंग खत्म होने के बाद और अगर हम कयामत पर काबू पा लें तो क्या ऐसी चीज़ें फिर होंगी?
ये कहते हुए ऑड्री ने अपने होंठ कस से दबा लिए और चुप हो गई। क्लाइन मिस जस्टिस की उलझन और परेशानी महसूस कर सकता था। कुछ सोचकर उसने अपने दिल का जवाब नहीं दिया। वो गहरी आवाज में बोला, आपके ये सवाल, आपके अपने असल ख्याल के बारे में जो आपने कहा, इनके जवाब आपको खुद ढूंढने होंगे। कोई आपकी जगह नहीं ले सकता। मैं बस आपको कुछ सलाह दे सकता हूँ। खेतों में जाकर मेहनत करते किसानों को देखिए, फैक्ट्रियों में जाकर मेहनती मजदूरों को देखिए, ईस्ट डिस्ट्रिक्ट जाकर अनुभव कीजिए, लाइब्रेरी जाकर पिछले अखबार और दूसरी रिलेटेड किताबें पढ़िए। ऑड्री ने गौर से सुना और गंभीरता से सर हिलाया। मैं कोशिश करूंगी। वो तुरंत खड़ी हुई और लंबे धब्बेदार टेबल के किनारे की तरफ झुकी। हालांकि मिस्टर फूल चले गए थे, लेकिन उसे यकीन था कि वो देख रहे हैं। जब वो मिस्टर फूल को अपनी असली दुनिया में वापस भेजने का इंतजार कर रही थी, द वर्ल्ड ने अचानक कहा, रुकिए। ओ, ऑड्री ने अपनी जिज्ञासा नस्ल से जाहिर की। क्लाइन ने उसे देखा और एक कागज का टुकड़ा बनाया। ये एक मिथिकल क्रीचर के कैरेक्टर और व्यवहार का वर्णन है। मुझे उम्मीद है आप मेरी कुछ मदद कर सकती हैं। इस एनालिसिस के आधार पर तय करें कि वो अलग हालात में कैसे रिएक्ट करेगा। ठीक है, ऑड्री ने इनकार नहीं किया और मंजूर कर लिया। जब उसने कागज का टुकड़ा लिया और उसकी लिखावट पढ़ ली, क्लाइन ने सोच समझकर कहा, आपकी अभी की बातों के मुतालिक मेरा एक और सुझाव है। आपके दो तरह के सवाल हैं। कुछ वाकई बहुत जल्दी वाले हैं, जबकि दूसरे नहीं हैं। आप चीज़ों के शांत होने का इंतजार कर सकती हैं और ज़्यादा गहरी जांच कर सकती हैं। वैसे जब कोई बेचैन होता है तो वो आसान गलतियां कर बैठता है। आपको फर्क साफ समझना चाहिए। ऑड्री ने थोड़ी देर सोचा और गंभीरता से सर हिलाया। मैं समझ गई। जवाब देने के बाद वो अचानक हंसी। मैंने सोचा आपने आखिर वक्त पर मुझे बुलाया है ताकि मैं आशीर्वाद दे सकूं, ये उम्मीद करते हुए कि मैं दुनिया को जैसी है वैसे देखने के बाद भी इससे प्यार करूंगी। क्लाइन पहले थोड़ा चौंक गया, फिर मुस्कुराकर पूछे, लगता है आपने एम्परर रोजेल के नॉवल बहुत पढ़े हैं। वो बहुत ही बेहतरीन नॉवेलिस्ट हैं और एक बहुत ही जटिल और आपस में उलझे हुए शख्स हैं। ऑड्री ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा। क्लाइन ने अनजान तरीके से सर हिलाया और धीरे से बोला, अगर मैं आपको आशीर्वाद देना चाहता तो मैं ये नहीं कहता। मैं कहता, मुझे उम्मीद है कि आप अपने परिवार और दोस्तों को जैसे हैं वैसे देखने के बाद भी उनसे प्यार करेंगी। ऑड्री चौंक गई। उसके होंठ कांपने लगे, जैसे वो लफ्जों को दोहरा रही हो। कुछ सेकंड्स बाद उसने आंखें बंद कर ली, थोड़ी बहरी आवाज में कहा, शुक्रिया। सोनिया सी, रोस्टेड आर्कीपेलागो के पानी में। ब्लू अवेंजर ने एक पायरेट फ्लीट को युद्ध से उजड़े मैदान से गुजारा। अचानक एक बड़ा आग का गोला कहीं से आया। आपस में लिपटी हुई चांदी की किरणों ने समुद्र की सतह को फाड़ दिया। एक ऐसा रास्ता जो पहले से मौजूद नहीं था। दोनों तरफ के बड़े मौजों से घिरा हुआ वो सीधे ब्लू अवेंजर की तरफ इशारा कर रहा था। अल्जर मिल्सन जो बाव पर खड़ा था, इस मंजर को देखते हुए बेजान चेहरे से अपना दायां हाथ उठाया। एक हंगामी आंधी अचानक आई, फिरोजी नीले समुद्र के पानी को ले उठाया और चांदी की किरणों को लपेट लिया। जैसे एक लंबा सांप जो आसमान की तरफ उछला, बड़े आग के गोले से टकराया। धम, पानी बारिश की तरह बरसा। अल्जर ने तुरंत एक बैटलशिप को निशाना बनाया, मुंह खोला और गुस्से की चीख निकाली। एक धमाके के साथ कश्ती हवा में ही बिखर गई। इस मौके का फायदा उठाते हुए ब्लू अवेंजर के तोपे आप ही चलने लगी और एक के बाद एक सैल्वो गूंजने लगे। जब उसे एहसास हुआ कि सामने वाली जहाज का बियॉन्डर आग के गोले के फटने की ताकत का इस्तेमाल करके कश्ती को एक तरफ ले जाना चाहता है, तब अल्जर ने अचानक अपना दायां हाथ नीचे खींच लिया। एक मोटी चांदी की बिजली नीचे आई, उस बियॉन्डर के जिस्म को जला दिया जो लगातार थरथरा रहा था। धम धम धम, गोलियां निशाने पर लगते ही जहाज हवा में ही बिखर गया। उस पल अल्जर थोड़ा बेहोश सा महसूस हुआ। वो अपने दाएं हाथ को नीचे देखने से नहीं रोक सका। ये है कैटेक्लिज्मिक इंटरर की ताकत, ये है डेमीगॉड होने का एहसास। उसने दिल में थोड़ा बेहोश होकर आह भरी, फिर जल्दी से होश में आया और ब्लू अवेंजर को दुश्मन का पीछा करने को कहा। 1 घंटे बाद तेज समुद्री जंग खत्म हो गई। लोअन की तरफ फिर से रोस्टेड आर्कीपेलागो पर कब्जा हो गया। अल्जर का मन बहुत अच्छा था। ब्लू अवेंजर पर वापस आकर उसने सेलर्स को नीचे उतारा और उन चंद बार्स में से एक की तरफ चला जो अभी भी खुले थे। लोअन ने वॉर टाइम में शराब पर पाबंदी लगा दी थी ताकि खाने के राशन में इजाफा हो, लेकिन सेलर्स के लिए शराब नामुमकिन नहीं थी। इसलिए लॉर्ड ऑफ द स्टॉर्म्स की गिरजा के इलाके में इस चीज़ पर पाबंदी इतनी सख्त नहीं थी। इसके अलावा रोस्टेड आर्कीपेलागो में बहुत फसल होती थी और ज़्यादा लोग नहीं थे। शिपिंग लाइन्स के नीचे था, इसलिए उनकी खाने की सप्लाई नहीं टूटी थी। कुछ दूर चलने के बाद अल्जर की नज़र अचानक थम गई। सामने वाली गली को लग गया था और कई मकान पहले ही गिर चुके थे।
उनमें से एक कंक्रीट फील्ड में बड़ा छेद था, जबकि उसके बगल की 4 मंजिले इमारत खंडहरों में बदल चुकी थी। अल्जर के चेहरे की मुस्कुराहट धीरे धीरे गायब हो गई। सोमवार की दोपहर 3 बजे, बैकलैंड का समय। गहरी लाल रोशनी लंबे ब्रॉन्ज टेबल के दोनों किनारों से निकली और धुंधली शक्लों में जम गई। जब सब मेंबर्स ने मिस्टर फूल को सलाम कर लिया, गैदरिंग का ट्रांजैक्शन हिस्सा शुरू हो गया। क्योंकि न तो रोजेल डायरी के पजे बचे थे और न ही कोई सवाल जमा थे, एमलिन तुरंत सीधा बैठा और आसपास देखा। लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरे पास एक कमीशन है। कौन से शामन किन का शिकार करना चाहते हैं? कैटलीना ने मिस्टर मून की समझ के मुताबिक पूछा। एमलिन ने उसके सवाल को हजम करने में 2 सेकंड लिए। उसने अपनी खूबसूरत मुस्कुराहट बनाए रखी और बोला, आपने सही अंदाजा लगाया। कैटलीना ने हल्का सा सर हिलाया और कहा, आप किस तरह का पेमेंट दे सकते हैं? एमलिन फिर से बेबोल हो गया, थोड़ा शर्मिंदा सा था कि जो उसने तैयार किया था वो कहे। इस वक्त लंबे ब्रॉन्ज टेबल के निचले कोने में द वर्ल्ड ने अचानक कहा, आपको रोज स्कूल ऑफ थॉट के टेम्परेंस फैक्शन से कोई कोऑपरेट करने के लिए मिल गया? एमलिन ने आराम की सांस ली और कहा, बिल्कुल सही। तो मैं ये कमीशन ले सकता हूं। क्योंकि ये मिस मैसेंजर, मिस शैरन और मारीक से जुड़ा था, क्लाइन ने द वर्ल्ड को मिशन लेने के लिए आगे आने को कंट्रोल किया। हाँ, इसके लिए एक मीडियम की जरूरत होगी। एमलिन के जवाब का इंतजार किए बिना उसने गर्मन स्पैरो को मिस मजीशियन की तरफ देखा। पहले से कुछ तैयारी कर लो। क्यों? फॉर्स, जो पूरी चीज को एक परफॉर्मेंस की तरह देख रही थी, उसका चेहरा खाली हो गया। चैप्टर 1229 समूही ज्ञान, कलेक्टिव विजडम और उनकी काउंसलिंग। मिस मैजिशियन को अभी तक रिएक्ट नहीं देखते हुए क्लाइन ने द वर्ल्ड से जोड़ा। आपको वहां जाने की जरूरत नहीं, बस मेरी हिस्टोरिकल प्रोजेक्शन पहले से ही समन कर दो। ठीक है, फोर्स ने जल्दी से सर हिलाया। इस वक्त क्योंकि गर्मन स्पैरो ने उसका मिशन कबूल कर लिया था, एमलिन बिल्कुल आराम से हो गया। जितना वो जानता था, इसका मतलब ये था कि काम की सफलता के इम्कानात अचानक से उछल गए थे। अगले ही सेकंड द वर्ल्ड ने उसे देखा और बेरुवाई से पूछा, आप किस तरह का पेमेंट दे सकते हैं? एमलिन 2 सेकंड्स चुप रहा, फिर आंखें थोड़ी ऊपर उठाते हुए बोला, जब मैं शैमन किंग बन जाऊंगा तो मैं ऐसी ही मामूलों पर एक मुफ्त वादा दूंगा। बाकी मुझे सिर्फ शैमन किंग की बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक चाहिए। रोज स्कूल ऑफ थॉट के टेम्परेंस फैक्शन के मेंबर्स का एक साफ मकसद होगा, बाकी सब आपका होगा। मिस्टर मून बहुत सख्त नहीं है, उनमें ज्यादा भरोसा नहीं है। उनके अमल और बातों से ऑड्री ने एक नतीजा निकाला। ये एमलिन कंजम्पशन लोन्स का इस्तेमाल करना सीख गया है। क्लाइन ने अंदर ही अंदर हंसी मजाक किया और द वर्ल्ड से बेपरवाही से जवाब दिलवाया, लगता है आप सिर्फ मेरे जैसे डेमीगॉड को ही अफोर्ड कर सकते हैं। अगर मिस्टर मून काफी खाना दे सकें तो मैं भी इसमें हिस्सा लेने से ना नहीं करूंगी। जस्टिस ऑड्री ने अंदर ही अंदर मनमनाया। लेकिन उसे कुछ कहने की जरूरत नहीं थी कि मिस्टर मून क्या कहते हैं। हम सैंग्विन इतने स्नैक्स क्यों जमा करेंगे? सैंग्विन के लिए उनका मुख्य खाना इंसान का खून है, जिसमें काफी स्पिरिचुअलिटी हो। ब्रेड और मीट प्रोडक्ट्स तो बस एक्स्ट्रा हैं। द वर्ल्ड गर्मन स्पैरो को अपना ऑफर रद्द नहीं करते देखते हुए एमलिन ने चुपके से आराम की सांस ली। आपकी और कोई दरख्वास्त है? मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। गर्मन स्पैरो ने थोड़ी देर सोचा और कहा, मुझे एक ऐसी मिस्टिकल आइटम या सील्ड आर्टिफैक्ट दो जो छोटे वक्त के लिए इस्तेमाल करने वाले की स्पिरिचुअलिटी बहुत बढ़ा दे। ये मिस मैजिशियन के लिए था, ताकि वो हिस्टोरिकल वॉइड प्रोजेक्शन को कुछ मिनट्स और बनाए रख सकें। और इसमें कोई शक नहीं था कि मून डोमेन में ऐसी बियॉन्डर ताकतें हैं, जैसे कि स्कारलेट स्कॉलर एक पूरे चांद का माहौल बना सकता है, जिससे उनकी स्पिरिचुअलिटी बढ़ जाए। उफ, एमलिन ने जल्दी से सर हिलाया। ठीक है, कोई मसला नहीं। इंसान और वैम्पायर के बीच समझौता होते देखते हुए फोर्स ने जल्दी से हाथ उठाया और कहा, पूरे चांद से दूर रहिए। वैसे अपनी स्पिरिचुअलिटी के इजाफे के छोड़कर अगर वो वहीं मर नहीं गई तो उसके लिए खुशकिस्मती समझी जाएगी। आखिर जितना ज्यादा सीक्वेंस उतना ही साफ सुनाई देता है मिस्टर दोर का उलाना। 4 सीक्वेंस 6 स्क्राइब से सीक्वेंस 5 ट्रैवलर तक बदल चुकी थी। एमलिन को भी मिस मैजिशियन के फुल मून कर्स के बारे में पता था, इसलिए उसमें कोई सवाल नहीं था। उसने चुपके से कबूल किया, इशारा दिया कि उसने गौर कर लिया। इस वक्त अल्जर, जो पास बैठे हुए पूरी ट्रांजैक्शन सुन रहे थे, सोचते हुए बोले, हालांकि रोज स्कूल ऑफ थॉट के बियॉन्डर्स अपने जज्बातों और फितरत से आसान कंट्रोल हो जाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनके दिमाग पहले ही ज़ॉम्बी होने के साथ गायब हो चुके हैं। अगर वो नहीं भी हैं तो भी उनके पास मून डोमेन के मेंबर्स हैं, क्योंकि उनके डेमीगॉड सदर्न कॉन्टिनेंट की जंग में सीधे शामिल हुए हैं और अपनी मौजूदगी उजागर कर चुके हैं। वे सैंग्विन और टेम्परेंस फैक्शन के हमले की गुंजाइश को नकार नहीं सकते। मेरे ख्याल से उनके ट्रैप लगाने के इम्कानात बहुत ज्यादा हैं। बिल्कुल सही, लियोनार्ड ने गुनगुनाया। कई डॉसियर से पता चलता है कि हालांकि रोज स्कूल ऑफ थॉट के बियॉन्डर्स खून बहाई, जालिमाता और ख्वाहिशों में खोए रहने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन वे फिर भी बहुत बांध कर काम करते हैं। उनके अमल में कुछ चालाकी और शैतानी नजर आती है। शियो ने अपनी दोस्त की तरफ देखा और कहा,
मुझे 2 महीने पहले रोज स्कूल ऑफ थॉट से जुड़ा एक सुपरनैचुरल वाकया पेश आया। निशाना आसान ही धोखा खा गया और ट्रैप में फंस गया। द वर्ल्ड गर्मन स्पैरो ने गौर से सुना, फिर हंसी उड़ाई, फिर उसने एमलिन से कहा, कौन सा शैमन किंग आपका निशाना है? एमलिन ने कुछ नहीं छुपाया। वो शैमन किंग जो ईस्ट बालम के नॉर्थ होलाइट काउंटी के असली रहने वालों को लेकर लोएन की मुख्य कॉलोनियल शहर पर हमला करने वाला है। ये सुनते ही क्लाइंट के जहन में एक ख्याल आया। मदर ट्री ऑफ डिजायर नहीं चाहती कि गॉडेस डेथ पाथवे की यूनिकनेस को कंट्रोल करे। वो असली रहने वालों को चला रही है और जंग का इस्तेमाल करके सदर्न कॉन्टिनेंट में चर्च ऑफ एवरनाइट के बुनियादी यकीन को हिलाने की कोशिश कर रही है। ये ख्याल जहन में आते ही उसने द वर्ल्ड गर्मन स्पैरो से एमलिन की तरफ देखा और कुछ हंसी। तो मेरा निशाना कोई और शैमन किंग होगा, इसका आपके ऑपरेशन से कोई ताल्लुक नहीं। उसे ज्यादा सीधा होने की जरूरत नहीं थी। एमलिन, कैथलिया और साथियों को तुरंत उसका प्लान समझ आ गया। ये एक आसान प्लान था। गर्मन स्पैरो किसी और शैमन किंग का शिकार करे और अपने आप ट्रैप में कदम रखकर रोज स्कूल ऑफ थॉट की छुपी हुई ताकतों को अपनी तरफ खींचे, और इसी वक्त मून और रोज स्कूल ऑफ थॉट का टेम्परेंस फैक्शन असली निशाने पर हमला करे। क्या यह बहुत खतरनाक नहीं होगा? एमलिन ने बेसोचे जवाब दिया। खतरा जरूर था गर्मन स्पैरो के लिए, जो ट्रैप में जा रहा था। द वर्ल्ड गर्मन स्पैरो ने बहुत शांत भाव से जवाब दिया, ये तो बस एक हिस्टोरिकल प्रोजेक्शन होगा, अगर मर गया तो मर गया। ऐसा जवाब सुनते हुए एमलिन, लियोनार्ड और टैरो क्लब के दूसरे मेंबर्स का चेहरा क्या बनाए ये समझ नहीं आ रहा। वे ये सोच रहे थे कि सीक्वेंस 3 डेमीगॉड अलग होते हैं या फिर स्कॉलर्स ऑफ योर की ऐसी बियॉन्डर ताकतों पर रश करें। क्लाइंट ने द वर्ल्ड से कहना जारी रखा, अगर रोज स्कूल ऑफ थॉट को मेरे अचानक हमले पर शक हो और वो सिर्फ अपनी एक हिस्सा ताकत को मुझे रोकने के लिए भेजे ताकि वो अपना ट्रैप ठीक से बनाए रख सके, तो मैं उस शैमन किंग को सच में शिकार करने की कोशिश करूंगा और झूठे निशाने को असली निशाना बना दूंगा। आखिर आपको सिर्फ वो चीजें चाहिए, आपको इस बात से मतलब नहीं कि वो असल मालिक कौन था। एक आसान लेकिन असरदार प्लान है। मुख्य बात यह है कि गर्मन स्पैरो में अपनी हद से ऊपर ताकत होनी चाहिए जो एक एंजल के सामने भी मुकाबला कर सके। ऑड्री ने उनसे गौर से सीखा और अंदर ही अंदर इसका मूल्यांकन किया। एमलिन को अब कोई शक नहीं रहा। कुछ सोचने के बाद उसने कहा, ऑपरेशन शुरू होने से पहले मुझे रोज स्कूल ऑफ थॉट के टेम्परेंस फैक्शन के मेंबर से मिलना होगा ताकि डिटेल्स को आखिरी शक्ल दी जा सके। द वर्ल्ड गर्मन स्पैरो ने सर हिलाया और कहा, इसका इंतजाम करो। एक्सचेंज खत्म होने पर क्लाइंट ने द वर्ल्ड से एक पेपर स्टैक बनाया और टैरो क्लब के मेंबर्स में बांट दिया। कुछ मौजूदात और मैं एक मिथिकल क्रीचर से निपटने वाले हैं। आप अपनी राय दे सकते हैं और अपने ख्याल शेयर कर सकते हैं। कागज के टुकड़े पर डार्क डिमोनिक वुल्फ कोटार के कैरेक्टर और अमल लिखे थे, साथ ही मिस मैजिशियन की गई कई एनालिसिस भी थीं। उसे उम्मीद थी कि वो अलग शख्सियत और ज्ञान रखने वाले अलग लोगों से प्रेरणा ले सके। मिथिकल क्रीचर। द वर्ल्ड की नज़र अब मिथिकल क्रीचर्स पर है। अल्जर, जो आमतौर से ज्यादा चुप थे, लंबे ब्रॉन्ज टेबल के निचले वाले कोने की तरफ देखे बिना नहीं रह पाए। हालांकि वो इसके लिए दिमागी तौर पर तैयार थे और उन्हें लगता था कि अगर द वर्ल्ड गर्मन स्पैरो अचानक खुद को एंजल कह दे तो वे हैरान नहीं होंगे। लेकिन जब उन्होंने महसूस किया कि सामने वाला वाकई एक मिथिकल क्रीचर को निशाना बना रहा है, तो वे थोड़ा हैरान और परेशान हो गए। कैथलिया को भी कुछ ऐसा ही महसूस हुआ, लेकिन उन्होंने तुरंत स्नेक ऑफ फेट, डेथ काउंसिल और एंशिएंट बेन को ऐड किया। ये गर्मन स्पैरो के कुछ मौजूदात के लफ्जों से मिलता था। 3 एंजल्स और एक सीक्वेंस 3 ब्लेसेड का एक मिथिकल क्रीचर का शिकार करना बिल्कुल आम बात है। एक के बाद एक उन्होंने लंबे धब्बेदार टेबल के निचले वाले कोने से नजर हटाई और अपने हाथों में दी गई जानकारी को गौर से पढ़ना शुरू कर दिया। इस वक्त क्योंकि वो कमीशन या ट्रांजैक्शन में शामिल नहीं थे, न ही जानकारी शेयर कर रहे थे, फिर भी टैरो क्लब के मेंबर्स को एक अजीब सा एहसास हुआ कि वे एक ही मकसद के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। उन्हें महसूस हुआ जैसे वे एक संगठन बन रहे हैं। लिखावट पढ़ने के बाद अल्जर पहले बोले, मिस मैजिशियन की एनालिसिस के मुताबिक कोई भी चौरा मिथिकल क्रीचर को नहीं फंसा पाएगा, इससे तो वो और दूर भागेगा। उस हालत में जहां वो सीक्वेंस 1 बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक रखता है, उसे सच में दूसरी चीजों के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। खुद को आगे बढ़ाना ही सबसे जरूरी काम है। अगर आप उसे संभालना चाहते हैं तो हम इसी नजरिए से सोच सकते हैं। ये सुनकर शियो ने एक प्रोफेशनल नजरिए से कहा, लेकिन ये मिथिकल क्रीचर बहुत चौकस है, वो कोई क्लू नहीं छोड़ता। और जानकारी के मुताबिक वो जगह जहां वो सीक्वेंस 1 रिचुअल की तैयारी कर सकता है, फोर्सेकन लैंड ऑफ द गॉड्स जैसे माहौल में खास महदूद नहीं है। हाँ, उसके इस्तेमाल करने के लिए बहुत से मॉन्स्टर्स हैं। डेरिक ने मिस जजमेंट की बात की पुष्टि की। तुरंत खामोशी छा गई। लियोनार्ड ने थोड़ी देर सोचा और कहा, क्या हम बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक कन्वर्जेंस के कानून पर भरोसा कर सकते हैं? ये कहते हुए उसने क्लाइंट मोरेटी की तरफ देखा। ये मिथिकल क्रीचर आप ही के पाथवे से लगता है। सिर्फ इस लेवल के बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक कन्वर्जेंस के अखर पर भरोसा करके इस मिथिकल क्रीचर से इत्तेफाक से मिलना 2 साल लगा सकता है, शायद और ज्यादा। साथ ही सामने वाला एक पूरा मिथिकल क्रीचर है, वो कुछ दखल अंदाजी करने की ताकत रखता है। क्लाइंट ने लियोनार्ड के सुझाव को रद्द कर दिया।
बेशक अगर वो अपने ऊपर सेफिरा कासल की ताकत बढ़ा दे तो वो अगली बार स्टाफ ऑफ द स्टार्स के रैंडम टेलीपोर्टेशन का इस्तेमाल करते हुए डार्क डेमोनिक वुल्फ से मिल सकता है। लेकिन मसला ये है कि अगर ऐसा हुआ तो अमोन से इत्तेफाक से मुलाकात के इम्कानात बहुत बहुत ज्यादा हो जाएंगे। ये मौत को दस्तक देने का आम तरीका है। सबकी बातचीत सुनने के बाद कैथलिया ने सोचते हुए कहा, जैसे क्वीन ने मना किया था, क्या हम इस मिथिकल क्रीचर के इज्जत बख्श नाम का इस्तेमाल करके कनेक्शन बना सकते हैं? अगर डार्क डेमोनिक वुल्फ पहले अमोन से पीछे नहीं किया गया होता तो शायद मुमकिन था, लेकिन अब जो सोचा जा सकता है वो अमोन ने सोचा होगा। ऐसी हालत में डार्क डेमोनिक वुल्फ का ना मरना मतलब वो इस चीजों से चौकस है। द वर्ल्ड गर्मन स्पैरो ने धीरे से सर हिलाया। उसकी पैरानॉइड शख्सियत के साथ वो जरूर अपने आप जवाब नहीं देगा। यही कहते हुए उसके जहन में एक ख्याल आया। चैप्टर 1230 फिर मुलाकात। अपने शख्सी अनुभव की वजह से क्लाइन ने खुद को डार्क डेमोनिक वुल्फ की जगह रखकर सोचा। आमतौर पर वो अपने आप प्रार्थना के जवाब को बंद कर देता था ताकि दुश्मन उसके फीडबैक का इस्तेमाल करके कनेक्शन न बना सके और उसकी मौजूदगी न पता लगा सके। इस बुनियाद पर किसी अनजान शख्स की अचानक प्रार्थना मिलेगी तो बेशक वो उस रोशनी के नुक्ते पर भरोसा करके सप्लिकेंट पर नजर रखेगा और ज्यादा जानकारी हासिल करेगा। इससे वो आने वाले वक्त में होने वाली चीजों के लिए तैयारी कर सकेगा। अगर इज्जत बख्श नाम का उच्चारण करने वाला अमोन जैसे ताकतवर मौजूद या कोई ज्यादा जाना पहचाना हो तो बेहतरीन है कि वो उस रोशनी के नुक्ते को तुरंत खत्म कर दे। लेकिन अगर वो शख्स अनजान हो और ऐसी हालत में जहां वो बिल्कुल सुरक्षित हो तो वो उसे लंबे अरसे तक मॉनिटर करेगा ताकि वो सही हालात समझ सके और देखे कि क्या काउंटर अटैक की जरूरत है। हर अक्लमंद मौजूद ऐसा ही करेगा, कम से कम क्लाइंट तो करता। इस बात का स्वरूप ये था कि नॉन मिथिकल क्रीचर्स हाई लेवल मौजूदात से चिन्हित हो जाते हैं। वो कभी भी अजीब और दर्दनाक तरीके से मर सकते हैं। सप्लिकेंट के लिए ये खुदकुशी या उससे भी डरावना है। डार्क डेमोनिक वुल्फ के लिए ये एक पॉजिटिव नतीजा है, कुछ नेगेटिव नहीं। शुरू में शख्जन डार्क डेमोनिक वुल्फ को यकीन होगा कि कोई साजिश है। वो कनेक्शन बनाकर दूर से क्लाइंट पर असर डालने की हिम्मत नहीं करेगा। लेकिन वक्त गुजरने के साथ जैसा ही देखभाल गहराई तक जाएगी और एक तस्दीक हो जाएगी कि सामने वाला नॉन एंजल कमज़ोर है, जो सेफिरा कासिल की खुशबू रखता है और बेतैयारी की अलामत दिखा रहा है, तो वो ज़रूर एक मौका ढूंढेगा दूर से हमला करने का। उस वक्त जब क्लाइंट सबसे ज़्यादा बेतैयार होगा, वो प्रार्थना रोशनी को चिन्हित करेगा और दूर से एक हमला करेगा। ये क्लाइंट के पहले के नतीजे से मिलता था कि उसका फायदा ये है कि क्लाइंट, मैं बहुत कमज़ोर हूं। इस प्लान का सिर्फ एक मसला था कि पूरी इनिशिएटिव डार्क डेमोनिक वुल्फ के हाथ में है। क्लाइंट जो भी करेगा उस पर नज़र रखी जाएगी और कुछ पहले से तैयारी का रास्ता नहीं है। एक बार सामने वाला उस पर अपना असर डालने की कोशिश करेगा तो वो जवाब नहीं दे पाएगा और बच नहीं पाएगा। उफ, ऐसा करने से मैं शिकार को फंसा तो लूंगा लेकिन शिकारी को मार दूंगा, बेमानी है। फिर भी अगर मैं खुद को ऐसी मजबूर हालत में नहीं रखूंगा तो सियर पाथवे के एक एंजल पैरानॉइड डेमोनिक वुल्फ को फंसाना मुश्किल होगा। ये वो काम है जो मेरा पपेट या कोई और मेरी जगह नहीं कर सकता। काश मैं यकीन से कह सकता कि डार्क डेमोनिक वुल्फ अपनी पैरानॉइडियत की वजह से दूर से जल्दबाजी में हमला नहीं करेगा और सिर्फ मॉनिटर और देखभाल का इंतखाब करेगा। क्लाइंट के जहन में ख्याल दौड़ने लगे जब वो इम्कानात तलाश कर रहा था। इस बारे में वो अंदर ही अंदर सिर्फ आह भर सकता है। अफसोस करता है कि वो स्पेक्टेटर पाथवे का एंजल नहीं है। अपने अंदाज के मुताबिक स्पेक्टेटर पाथवे के एंजल्स में कुछ खास, जो दूसरे आपके बारे में ज़्यादा जानते हैं, आप उन्हें ज़्यादा समझते हैं, वाली विशेषता ज़रूर होती। जब डार्क डेमोनिक वुल्फ प्रार्थना रोशनी के जरिए उसे गौर से मॉनिटर करेगा और आखिर में स्पेक्टेटर पाथवे के एक एंजल को गौर से देखेगा तो उसकी मौजूदगी बेशक सामने वाले के सामने उजागर हो जाएगी। अफसोस मैं नहीं हूं। इसके अलावा स्पेक्टेटर पाथवे की सीक्वेंस 2 शायद ऐसा न कर सके। मैं सिर्फ सीक्वेंस 1 के बारे में कह सकता हूं कि उसमें यह खासियत है। हिस्ट्री के धुंध से 008 को बुलाना। नहीं, छोड़िए कि मैं ग्रोसेल्स ट्रैवल्स के बिना वो क्विल बुला सकता हूं या नहीं। अगर मैं एक प्रोजेक्शन बना भी लूं तो क्विल क्विल है और मैं हूं। डार्क डेमोनिक वुल्फ की मेरी समझ 008 को उल्टा नहीं करवा सकती और मैं सिर्फ 2 मिनट के लिए उसका इस्तेमाल कर सकता हूं। कुछ महसूस करने के लिए काफ़ी नहीं होगा। इससे प्लान का सहारा बनाया जा सकता है, वो लिखकर जो मैं चाहता हूं हो, ताकि डार्क डेमोनिक वुल्फ का इंतखाब वाजिब लगे और अनिश्चित तत्वों को खत्म करे। क्लाइंट ने बहुत देर तक सोचा, लेकिन वो अपने शिकार को फंसाने का कोई मुनासिब प्लान नहीं ढूंढ सका। स्पेक्टेटर पाथवे के सीक्वेंस 1 एंजल नहीं होने का अफसोस करने के अलावा उसने कॉस्मोस के बारे में भी सोचा। सिर्फ उसका ज्ञान हासिल करने से कॉस्मोस से बुराई हो जाती है।
अगर मेरे पास कॉस्मोस की फितरत होती तो जब डार्क डेमोनिक वुल्फ प्रार्थना के नुक्ते का इस्तेमाल करके मुझे मॉनिटर करेगा तो वो बुरा हो जाएगा, जिससे मैं उसकी मौजूदगी पता लगा सकता हूं। लेकिन कॉस्मोस की फितरत एक एंजल से ऊपर है, मेरे पास कैसे हो सकती है? मुझे लगता है जैसे मैं कुछ भूल गया हूं। क्लाइन ने द वर्ल्ड गर्मन स्पैरो से अनजाने तरीके से सर हिलाया और आसपास देखा। अभी जवाब पर चर्चा करने की जरूरत नहीं है, आप वापस जाकर ठीक शख्स से ठीक तरीकों से बात कर सकते हैं। उसने अपना ध्यान द स्टार लेनार्ड और द हर्मिट कैटलिया पर केंद्रित किया, उम्मीद करते हुए कि वो पलेस जोरोस्ट और क्वीन मिस्टिक बर्नाडेट जैसे ज्यादा तजुर्बाकार मौजूदात से सलाह ले सकें। अपने लिए वो हिस्टोरिकल प्रोजेक्शन की मदद से बैकलैंड वापस जाएगा, वो मिस मैसेंजर विल ऑप्सिटिन और अस्केटिक अरियाना से मशवरा करेगा। बड़े फैसले करने से पहले एंजल्स या क्वाजी एंजल्स की राय लेना इसी को कहते हैं। क्लाइन ने खुद की बेइज्जती की। जब लेनार्ड और कैटलिया ने यह सुना तो उन्होंने एक साथ सर हिलाया, ठीक है। इसके बाद टैरोट क्लब के सदस्य कई युद्ध क्षेत्रों की हालत पर बातचीत करने लगे जब तक गैदरिंग खत्म नहीं हो गई। असली दुनिया में वापस आकर लेनार्ड, जो सेंट सैमुअल कैथीड्रल के बेसमेंट में आराम कर रहा था, धीमी आवाज में बात की। उसने सभी सवाल जो क्लाइन ने उसे बताए थे समझाए और कहा, बूढ़े आदमी, क्या आपके पास कोई सुझाव है? ये वो है जो फॉसेकन लैंड ऑफ द गॉड्स में छोड़े गए मिरेकल इन्वोकर बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक हासिल करने की कोशिश कर रहा है। पलेस जोरोस्ट पहले रोशन हुए, फिर हंसे। अपने पहले सहयोगी से कहो कि वो ये काम खुद नहीं संभाल सकता। मेरे पास सिर्फ एक सुझाव है, वो है द फूल से मदद मांगना। लेनार्ड को ओल्ड मैन की शख्सियत का अच्छे से ज्ञान था। उसने जल्दी से पूछा, क्या ये वाकई में आखिरी सुझाव है? पलेस जोरोस्ट ने आवाज निकाली और बोला, वो एक मिथिकल क्रीचर है जिसे अमोन भी नहीं पकड़ सका, सिर्फ द फूल की मदद से ही मुमकिन है। तब जाकर लेनार्ड ने सर हिलाया और आह भरी। लगता है वैसे ही करना होगा। 2 दिन बाद 2 मिनट पहले उस मीटिंग टाइम से जिसमें द मून एमलिन मरीक से मिलने पर राजी हुआ था। फॉर्स फायरप्लेस के पास एक रिक्लाइनिंग चेयर पर बैठी थी और दूसरी मंजिल पर हंगामे की आवाजें सुन रही थी। उसने अपनी दोस्त शियो की तरफ देखा। अगर जंग जारी रही तो बैकलैंड पर जरूर और हमले होंगे। क्या आप सच में अपनी माँ और भाई को आसपास के गांव में नहीं भेज रही? शियो की छोटी हल्की ब्लॉन्ड बाल असिमेट्रिकल तरीके से बांटे गए थे और आधे से ज्यादा साफ थे। पिछले साल के मुकाबले वो ज्यादा गंभीर लग रही थी और एक एजुकेटर का भाव रखती थी, जैसे एक हाई रैंकिंग नाइट जो नाइट्स के ऑर्डर को ले जा रही हो। उसने आह भरते हुए कहा, आसपास के गांव की आबादी अपनी हद तक पहुंच गई है। इसके अलावा मैं अभी भी MI9 से काफी खाना हासिल कर सकती हूं। ये कहते हुए वो थकी, बोली, अगर जंग की आग वाकई में बैकलैंड तक पहुंच गई तो उन्हें ट्रैवलिंग करके इंटिस और फेन पॉटर ले जाना होगा। लगता है वैसे ही करना होगा। जैसे ही फॉर्स ने कुछ दिनों पहले इंटिस में खाना खरीदने की बात करनी थी, उसे अचानक अलार्म की आवाज सुनाई दी। उसने थरथराते हुए अचानक सीधा बैठकर अपना दाहिना हाथ, जिस पर लाल धागा बंधा था, हवा में फैलाया। उसका हाथ भारी हो गया जब उसने गर्मन स्पैरो को बाहर निकाला, जो एक सिल्क टॉप हैट और चश्मे के बिना काले ट्रेंच कोट में था। ठंडे एडवेंचरर की आंखें घूमी और होश में आईं, जिससे मिस मजिशियन के इस्तेमाल की जा रही स्पिरिचुअलिटी कम हो गई। उसने हल्का सा सर हिलाते हुए अपने बाएं हाथ का ग्लव ट्रांसपेरेंट कर दिया। 1 सेकंड से कम में गर्मन स्पैरो टेलीपोर्ट होकर गायब हो गया, फॉर्स और शियो के रेंटेड अपार्टमेंट से। फॉर्स थोड़ी देर के लिए सुन रह गई, फिर उसके होंठ थोड़े से कांप गए और उसने शियो की तरफ घूमकर कहा, मुझे लगता है मैं बस एक टूल हूं। सोची, ढूंढी। आसमान पहले ही अंधेरा था, लेकिन स्ट्रीट लैंप्स नहीं जल रही थीं। सिर्फ लाल चांद पूरे शहर को रोशन कर रहा था। जब क्लाइन तय किए गए जगह पर पहुंचे, उसने आसपास देखा और कुछ सेकंड्स के लिए बेहद ठंडी गलियों, दीवारों पर आग के निशान और जरा दूर गिर चुके इमारतें देखीं। सिर्फ जो उसने देखा उसके आधार पर बैकलैंड उदास और खंडहर लगा और शहर में गन पाउडर की खुशबू भी आती थी। इस वक्त एमलिन व्हाइट एक गली से निकला और पागल एडवेंचरर की तरफ सर हिलाया। गर्मन स्पैरो के निर्देशों के मुताबिक उसने एक शब्द नहीं बोला और झुका नहीं, ताकि गर्मन स्पैरो के कीमती वक्त में कोई देर ना हो। वो उसे पास के एक मकान में ले गया और लय से दरवाजा खटखटाया। एक चरकते हुए दरवाजा अपने आप खुल गया, जो अंधेरे और हल्की चांद की रोशनी से ढकी हुई जगह दिखाया। जब ही एमलिन और क्लाइन अंदर दाखिल हुए, उन्होंने सफेद कमीज और काले वेस्ट वाले मरीक को सोफा पर बैठा देखा और उनके पीछे वाला दरवाजा जैसे अपनी ही जिंदगी हो, अपने आप सख्ती से बंद हो गया। एक नजर डालने के बाद एमलिन मुस्कुराया और उसकी तरफ इशारा किया। ये मेरा साथी है, मिस्टर गर्मन स्पैरो। जैसा ही उसने बात खत्म की, उसे अचानक महसूस हुआ कि मरीक का उसे देखने का अंदाज और भी अजीब है, जैसे वो एक बेवकूफ की जांच कर रहा हो। लंबे अरसे बाद मुलाकात। मरीक तुरंत खड़ा हुआ, अपना हाथ अपने सीने पर रखा और शर्लॉक मोरियार्टी की तरफ झुका।
चूंकि सामने वाला शर्लॉक मोरियार्टी की तस्वीर में नहीं आया था, वो ऐसी बातों का जिक्र खुद से बिल्कुल नहीं करेगा। लंबे अरसे बाद मुलाकात। क्लाइन ने अपनी टोपी उतारी और आसपास देखा। मिस शैरन, बातचीत के लिए बाहर आइए, मेरे पास सीमित वक्त है। ये कहते हुए उसने एक चांदी का एडवेंचरर्स हारमोनिका निकाला और उसमें फूंक मारी। एक शख्स जो काले और जटिल लंबे पोशाक में था और 4 ब्लॉन्ड लाल आंखें रखने वाले सर पकड़े हुए था, शून्य से बाहर आया। हारमोनिका के हिस्टोरिकल प्रोजेक्शन से बुलाया गया मैसेंजर एक ऑब्जेक्टिव मौजूद था। इससे फोर्स की स्पिरिचुअलिटी पर बोझ नहीं बढ़ा। इसी वक्त मरीक ने सर हिलाया और कहा, ठीक है। उसने कमरे के दूसरे तरफ एक ऊंची स्टूल की तरफ इशारा किया। एमलिन ने रेत को बेहोशी से देखा, फिर गर्मन स्पैरो और उसके बुलाए गए स्पिरिट वर्ल्ड क्रीचर को। किसी वजह से उसे लगा कि उसे निकाल दिया गया है और वहां उसका कोई जगह नहीं है। और उस ऊंची स्टूल पर एक शख्स तेजी से बना। उसका साफ गोरा रंग डॉल की तरह था और वो एक बानकूश काला रीगल ड्रेस और उसी रंग की छोटी बुनीट पहने थी। उसके ब्लॉन्ड बाल और नीली आंखें रंग में थोड़ी जर्द थी। चैप्टर 1231 हर जगह विजिट करना। एमलिन ने बेसोचे कमरे के दूसरी तरफ ऊंची स्टूल की तरफ देखा और बानकोश डॉल को देखा। उसकी आंखें तुरंत हैरानी, तारीफ, जोश और दूसरे मिले जुले जज्बात से भर गईं। उसने मुंह खोला और ऐसा लगता था वो सवाल कर ही देगा कि ऐसी डॉल कहाँ से खरीदी जा सकती है और इस काम के पीछे का उस्ताद कौन है। लेकिन अब वो एक बड़ा आदमी था और बहुत कुछ देख चुका था। वो जानता था कि ऐसा सवाल उठाना बेहद बेतमीजी है, इसलिए उसने सीरियस मामले वाली बातचीत खत्म होने के बाद मौका ढूंढने का प्लान बनाया। शैरन की भौं आहिस्ता से तनी जब उसका जिस्म ऊपर उठा। उसने रेने टिनिकर और शर्लॉक मोरियार्टी की तरफ झुककर सलाम किया। छोटी छोटी बातों की जरूरत नहीं, क्लेन ने सीधे तरीके से कहा। हमारा शुरुआती प्लान ये है। उसने शेयर किया कि कैसे वो अपना हिस्टोरिकल प्रोजेक्शन ट्रैप में जाने को आगे बढ़ाएगा ताकि रोज स्कूल ऑफ थॉट का ध्यान अपनी तरफ खींचे, और इसे डिटेल से बयान किया। काली बॉनेट वाली शारन ने चुपचाप सुना और थोड़ी भटकती सी आवाज में कहा, शायद वो इसमें नहीं आएंगे। जब उन्हें पता चलेगा कि हमला करने वाले आप हैं तो वो शमन किंग सील्ड आर्टिफैक्ट्स या एंजल्स की हिफाजत में पीछे हटने का इंतखाब करेगा। इस तरह सिर्फ रोज स्कूल ऑफ थॉट की एक हिस्सा ताकत ही फंसेगी। क्लेन और एमलिन के जवाब का इंतजार किए बिना रेने टिनिकर के चारों सिरों ने मुंह खोला और तेज रफ्तार से बोला, उनका मुख्य निशाना होना चाहिए शायद मैं हूं। एमलिन सुनकर थोड़ा खो गया, लेकिन वो आमतौर पर बता सकता था कि गर्मन स्पैरो ने जो स्पिरिट वर्ल्ड क्रीचर बुलाया है उसका कुछ दर्जा है। इसके अलावा उसका रूस स्कूल ऑफ थॉट के टेम्परेंस फैक्शन से गहरा रिश्ता है। सही है, अगर मदर ट्री मुझ पर ज्यादा ध्यान दे भी तो सेटअप शायद मिस मैसेंजर को ही ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। कुछ देर चुप रहकर क्लेन ने एक इजाफा किया, बेगम, आप और मैं दूसरे शमन किंग पर हिस्टोरिकल वॉइड प्रोजेक्शंस की शक्ल में हमला करेंगे। गर्मन स्पैरो इस स्पिरिट वर्ल्ड क्रीचर के लिए बहुत इज्जत रखता है। जैसे ही ये ख्याल एमलिन के जहन में आया, उसने देखा चारों सिरों की 8 आंखें उस पर फिर गईं। उसने थरथराया और फितरत से बातचीत में शामिल हो गया। क्या ये रोज स्कूल ऑफ थॉट वालों को बेवकूफ बना सकता है? क्योंकि क्लेन ने सुझाव दिया था, इसका मतलब उसने सोचा होगा। मेरे पास एक आइटम है जो मिस टिनिकर को उधार दिया जा सकता है। ये कहते हुए उसने रेने टिनिकर की तरफ देखा और कहा, वो आइटम आपके जहन में उभरने वाली बियॉन्डर ताकतों की नकल उतार सकता है। मुझे उम्मीद है आप उसका इस्तेमाल करके अपने पिछले आप को बुला सके, फिर खुद को एक छुपी हालत में ले जाएं और अपनी शऊरियत को प्रोजेक्शन में डाल दें। इस तरह रोज स्कूल ऑफ थॉट छोटे वक्त में कोई गलत चीज नहीं ढूंढ पाएगी। इम्कानात बहुत हैं कि वो इसमें आएं और अपनी पूरी ताकत जमा करके आपको और मुझे घेर कर मार दें, जिससे मिस शैरन और एमलिन को मौका मिले छुपकर अचानक हमला करने का। अगर वो मेरे ख्याल से ज्यादा चौकस हैं। क्लेन थोड़ा रुका, फिर एक मुस्कान दिखाई। उस छोटे वक्त में अगर आप मेरे साथ मिलकर काम करें तो शमन किंग को उसकी सील्ड आर्टिफैक्ट की हिफाजत के बावजूद भी मारने का मौका है। अब मुख्य बात यह है कि क्या आप हिस्टोरिकल वॉइड प्रोजेक्शंस बुलाने के लिए और छुपी हालत में जाने के लिए काफी बियॉन्डर ताकतों के बारे में जानती हैं? मैं आपको पहला वाला दिखा सकता हूं, लेकिन दूसरे के लिए मैं कोई रास्ता सोचूंगा। रेने टिनिकर के चारों सिर एक साथ ऊपर नीचे हिलाए। मैं कर सकती हूं। यह आमतौर पर है, आप अगले कुछ दिनों में डिटेल्स कंफर्म कर सकती हैं। क्लेन ने चुपके से वक्त का अंदाजा लगाया, जैसे अपनी डिलीवरी मुख्तसर की। शारन ने आहिस्ता से सर हिलाया और कहा, सबसे जरूरी चीज जानकारी है, टीचर उसका एक हिस्सा दे सकती हैं।
बाकी मैजिक मिरर डिविनेशन से हासिल की जा सकती है। मैरिक ने साथ दिया। मुझे वो निशान याद है जो आपने उस वक्त बनाया था। उसे ये भी याद है कि छुपे हुए मौजूद का सवाल उसकी ज्यादा प्राइवेसी नहीं तोड़ी और ज्यादा शर्मिंदा नहीं किया। एमलिन ने थोड़ी देर सोचा और आहिस्ता से पूछा, दोनों तरफ हम कैसे बात करेंगे? अगर हमने ठीक वक्त नहीं पकड़ा तो प्लान बेशक फेल हो जाएगा। ब्लड क्लैन की ओथ ऑफ रोज इतनी दूर तक देखने और सुनने की बात नहीं पहुंचा सकती। शारन ने रेने टिनिकर की तरफ देखकर कहा, टीचर का असली जिस्म हमारी तरफ रह सकता है। वो छुपी हालत में जाने के 10 सेकंड बाद हम अमल करेंगे। एक बार वो छुपी हालत से बाहर आ जाए, हम कामयाब हों या ना हो, तुरंत निकल जाएंगे। वो एमलिन चौंक गया और फितरत से अपना सर गर्मन स्पैरो की तरफ घुमाया। उसे बहुत साफ याद था कि वो मिस्टर वर्ल्ड ने बुलाया था। कितना डरावना। एमलिन को नहीं पता वो स्पिरिट वर्ल्ड क्रीचर की बात कर रहा था या गर्मन स्पैरो की। जानकारी जमा करने के बाद आप फिर बात कर सकते हैं। देखते हुए कि वक्त लगभग हो गया, क्लेन ने अपनी टोपी उतारी और अलविदा कहा। एमलिन के होंठ कांपे, लेकिन आखिर में कुछ नहीं पूछा। वो गर्मन स्पैरो के साथ उस मकान से निकल गया जहां शारन और मैरिक थे। मिस मैसेंजर ने असल में कोई गोल्ड कॉइन नहीं मांगा। ये इसलिए क्योंकि मैं उसकी मदद कर रहा हूं। अगर वो सच में पेमेंट मांगती तो मेरे पास जो भी गोल्ड कॉइन्स हैं वो हिस्टोरिकल प्रोजेक्शंस हैं। मैं सिर्फ एमलिन पर ही भरोसा कर सकता हूं। ये कहना पड़ेगा कि एमलिन ने जो मिस मैजिशियन को बैंगल ऑफ स्पिरिचुअलिटी दिया, उसका असर अच्छा है। एक तरफ वो मिस मैजिशियन की स्पिरिचुअलिटी को मजबूत करता है और दूसरी तरफ उसकी स्पिरिचुअलिटी के वापस आने की रफ्तार तेज करता है, जिससे वो इतना लंबा समय तक जा सकी। जैसे ही ये ख्याल क्लेन के जहन में दौड़े, उसने एमलिन को हैरानी से पूछते हुए सुना, वो बेगम मिस शारन म्यूटेंट पाथवे की सीक्वेंस 4 डेमी गॉड है? हाँ, पोशन का नाम पपेट है, क्लेन ने मेहरबानी से बता दिया। एमलिन तुरंत समझ गया। वो 2 सेकंड चुप रहा, फिर जटिल चेहरे के साथ बोला, काश वो ना बोले ना हिले तो वो मुकम्मल होती। अगर क्लाउन एक्सप्रेशन मैनेजमेंट में उस्ताद ना कहलाता तो क्लेन एमलिन पर मुंह से पानी ही उगल देता। उसने सोचा कि सामने वाला मिस शारन की खूबसूरती और डॉल जैसी विशेषताओं की तारीफ करेगा, अपनी दीवानगी और जोश दिखाएगा, लेकिन आखिर में इस शख्स के जहन में क्या चलता है समझ नहीं आता। अपने मुंह से कुछ उगलने की इच्छा को नियंत्रित करने के बाद क्लेन ने अंदर ही अंदर आह भरी। एमलिन ने उसे देखा और जैसे समझ गया कि वो क्या सोच रहा है। उसने हंसी उड़ाई और बोला, आपको सबसे ज्यादा कौन सी 2 चीजें पसंद है? गर्मन स्पैरो की शख्सियत के साथ वो ऐसे आम सवाल का जवाब नहीं देता, लेकिन अभी भी वो शर्लॉक मोरियार्टी था, सामने बैठे वैम्पायर का दोस्त। कुछ सोचने के बाद वो गली में चला गया और बेतकल्लफ से बोला, पैसा और मजेदार खाना। तो मैं आपको एक स्टैक खाने योग्य गोल्ड पाउंड्स दे दूं, आपको पसंद आएंगे? एमलिन ने आगे पूछा, जब वो गर्मन स्पैरो के साथ चल रहा था। बिल्कुल मिस मैजिशियन की तरह पागल एडवेंचरर से नहीं डर रहा था। क्लेन ने सोचा और महसूस किया कि इससे गोल्ड पाउंड्स की कीमत में मलामत आएगी और साथ ही मजेदार खाना भी अपना दिलकश खो देगा। इसलिए उसने धीरे से सर हिला दिया। तो एमलिन के होंठ उठ गए। हालांकि मुझे भी बानकूश खूबसूरत डॉल्स और पाक लड़कियां पसंद हैं, लेकिन अगर वो मिल जाएं तो मुझे थोड़ा अजीब लगेगा। हाँ, मुझे यकीन है कि मेरी हर डॉल की अपनी शख्सियत और कहानी है। अगर वो अचानक जिंदा हो जाएं और जैसे मैंने सोचा था वैसे ना हो तो मुझे बहुत निराशा और परेशानी होगी। बेशक अगर मुझे पपेट पोषण हासिल करने का मौका मिले और अपने सब पपेट्स पर छिड़क दूं तो मैं आजमा सकता हूं। एमलिन अपनी उलझी हुई सोच का बयान करते हुए एक फिलोसोफर की तरह दिख रहा था। अगर मिस जस्टिस यहां होती तो वो ऐसे रिएक्शन से एमलिन की मानसिक स्थिति का विश्लेषण कर लेती। उसके जवाब देने से पहले क्लेन की शक्ल पल भर में धुंधली होकर गायब हो गई। फॉर्ज और शियो के रेंटेड अपार्टमेंट में फायरप्लेस के सामने फॉर्ज ने रंग फीका करते हुए अपने आप को रिक्लाइनिंग चेयर पर पीछे किया। उसने अपने जिस्म पर बिछी हुई ऊन ब्लैंकेट को खींच लिया और कॉगिटेशन की मदद से गहरी नींद में चली गई। 2 घंटे बाद वो उठी और ताजगी महसूस की, लेकिन उसके चेहरे पर थकी हुई सी लगी। इस मिस मैजिशियन ने धीमी गहरी सांस ली और फिर से अपना हाथ आगे बढ़ाया, गर्मन स्पैरो को अपने सामने की हवा से बाहर खींच लिया। उसकी डेमी गॉड लेवल की रिकॉर्ड्स का आधा हिस्सा हिस्टोरिकल वॉइड प्रोजेक्शंस बुलाना था। क्लेन ने उसे देखा। इस बार बिना सर हिलाए ही वो सीधे टेलीपोर्टेड होकर मकान से बाहर निकल गया और एक होटल के एक खाली कमरे में दाखिल हो गया। 2 घंटे पहले वो एमलिन और मिस शारन के मामलों में व्यस्त था। इस बार वो खुद के लिए बैकलैंड वापस आया था। वक्त बर्बाद किए बिना क्लेन ने तुरंत एडवेंचरर्स की हारमोनिका निकाली और उसमें फूंक मारी।
जब मिस मैसेंजर फिर से शून्य से बाहर आईं, क्लेन ने बयान किया कि वो डार्क डेमोनिक वुल्फ का शिकार कैसे करना चाहता है, और आखिर में पूछा, क्या आपके पास कोई सुझाव है? रिने टिमिकर के चारों ब्लॉन्ड लाल आंखों वाले सिर एक साथ ऊपर नीचे हिलाए। सेफिरा कासल, असल में पलेस ज़ोरवेस्ट के जवाब जैसा ही है। क्लेन ने जिज्ञासा से दबाते हुए पूछा, कैसे? पता नहीं। रिने टिमिकर के चारों सिर एक साथ जवाब दिए। क्लेन ने चुपके से सांस छोड़ी और उनकी शुक्रानी अदा की। तंग किया, अब आप जा सकती हैं। रिने टिमिकर के हाथों में पकड़े हुए ब्लॉन्ड लाल आंखों वाले सिरों ने तुरंत जवाब दिया। बिल, रिकॉर्ड्स के लिए 1351, सितंबर के लिए गर्मन स्पैरो, उधार है मुझसे 1 गोल्ड कॉइन। ये कहते हुए वो ट्रांसपेरेंट होकर स्पिरिट वर्ल्ड में वापस चली गई। क्लेन 2 सेकंड के लिए सुन्न हो गया, फिर आहिस्ता से अपने अंदर वाली जेब से वॉलेट निकाला और एक पेपर क्रेन उठाई। मुझे आपसे कुछ सवाल पूछने हैं, उसने अपने साथ लिए पेपर क्रेन पर लिखा। सब कुछ करने के बाद क्लेन बेड पर लेट गया और सो गया। धुंधले सपनों की दुनिया में उसने फिर से विल आउसेप्टिन को देखा, जो कि एक काले प्रैम में लेटा हुआ था और चांदी के रेशम से लिपटा गया था। तुम 1 साल से ज्यादा के हो गए हो, क्या तुम अभी भी वो बच्चा समझते हो जो कुछ महीने का है? जैसे उसने उसे उंगली चूसते नहीं देखा, क्लेन ने जल्दी से अपनी उलझन बयान की। मोटा तुला विल आउसेप्टिन ने अपना अंगूठा वापस खींच लिया और क्लेन को गौर से देखा। क्या जवाब साफ नहीं है? हैं? क्लेन खुश और हैरान। विल आउसेप्टिन मुस्कुराया और बोला, शायद तुमने हाल ही में बहुत कम मिठाई खाई है, जिससे तुम्हारी याददाश्त कमजोर हो गई है। क्या तुम्हें याद है कि फेट पाथवे के एंजल से कम के बियॉन्डर को जब वो तुम्हें सीधे देखता है तो क्या होता है? ये? क्लेन की आंखें चमक उठी।